चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। जो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं हमारे, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो, ठीक है, उसके मैं बात कर रहा हूँ। तो वो तीन तरह के होते हैं, ठीक है। दैट इज़ इनएंसियोमर होता है, दूसरा डायस्टेरियोमर एंड तीसरा होता है मीजो कंपाउंड, ठीक है। तो पहले इनएंसियोमर क्या होता है, इनएंसियोमर क्या होता है समझो। ऑप्टिकल आइसोमर जो भी होते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। वैसे ऑप्टिकल आइसोमर जो अपने मतलब अपना वो अपना जो अपने का मिरर इमेज हो, मतलब जो कंपाउंड है अगर उसको सेम टू सेम उसी के जैसा रहेगा, ठीक है, वो मिरर इमेज है एक दूसरे का, लेकिन वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे कि समझो, अगर एक मिरर है ये, ठीक है, मान लो ये मिरर है, ठीक है, अगर आप लेटर ए को यहाँ रखते हो तो सेम टू सेम लेटर यहाँ ए दिखेगा, लेकिन अगर हम इस ए लेटर को इस पर उठा के डाल दें, मतलब इसमें यहाँ से निकाल लें मिरर से और इस पर रखें, तो एक दूसरे को कवर कर लेगा। बट अगर हम पी को रखें, ठीक है, अगर मान लो लेटर पी है, ठीक है, इस तरह से रखा तो इधर कुछ इस तरह से बनेगा। अगर उठा के इसको यहाँ पे रखें तो जब इसको उठा के यहाँ पे रखोगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। पी तो ऐसे है, अगर इसको उठा के यहाँ पे रखोगे इस पे तो कुछ इस तरह से ओवरलैप करेगा, मतलब ढक तो नहीं पाया इतना, ये जो है पार्ट अनकवर्ड रह गया, मतलब ढका नहीं, इतना तो ढक गया लेकिन इतना पार्ट नहीं ढका, ये इधर चला गया। तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे ऑप्टिकल आइसोमर, वो ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, ठीक है, विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो ये दोनों जैसे कि मिरर इमेज है, ठीक है, और यहाँ पे भी ये दोनों मिरर इमेज है जो कि एक दूसरे को ये सुपर इम्पोज एंड कांट भी सुपर इम्पोज, मतलब कि सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। यहाँ पे ये दोनों है तो यहाँ पे सुपर इम्पोज जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो है मिरर इमेज है लेकिन सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो है तो एक समझो तो ये इनएंसियोमर हुआ ये दोनों, ठीक है। वही है, आगे देखो, इफ़ अब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन, और इसका अलग डिफिनीशन भी है, ठीक है। अलग डिफिनीशन क्या है कि इफ अब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन आर एस एच एट ईच कायरल कार्बन इज रिवर्स्ड दे आर इनएंसियोमर ऑफ ईच अदर। अगर आर एस जो कन्फिग्रेशन होता है रेक्टर्स और सिनिस्टर, रेक्टर्स मतलब जो क्लॉकवाइज होता है और सिनिस्टर जो कि एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, ठीक है, सिनिस्टर जो कि एंटी क्लॉकवाइज होता है, अगर हर एक कार्बन पे एट ईच कार्बन और रिवर्स हो जाए, ठीक है, तो वो इनएंसियोमर होंगे, ठीक है, एक दूसरे के। जैसे कि देखो एग्जांपल आप देख पा रहे हो यहाँ पे, एक कंपाउंड ये है और एक कंपाउंड ये है, यहाँ पे ये मिरर है। अगर इस कंपाउंड को यहाँ पे रखा गया तो इसका मिरर इमेज कुछ इस तरह से बना है ना, जैसे ओ एच इधर है राइट साइड, इसमें लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो कन्फिग्रेशन अगर निकाला जाए तो जैसे कि आप जो टॉप लेवल का होता है जिसके ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि नंबर होते हैं, जिसको आप एटॉमिक नंबर बोलते हो, जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन का, तो इसको 1 देते हैं, 2 देते हैं, इसको 3 दिए यहाँ पे, ये आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। किसको रैंकिंग देते हैं ज़्यादा, जिसका ज़्यादा नंबर हुआ एटॉमिक नंबर, ठीक है, उसके आधार पे उसको रैंकिंग मिलता है। तो 1 2 3 मिला, तो आप देखो तो 1 2 3 कुछ इस तरह से हो रहा है जो कि क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज क्या होता है, रेक्टस। तो इस कायरल कार्बन का जो कन्फिग्रेशन है वो रेक्टस हो गया, और यहाँ पे इसका क्या है, जस्ट इसका उल्टा हो गया, डेट इज सिनिस्टर। तो जो कायरल कार्बन का जो कन्फिग्रेशन है एक दूसरे का यहाँ पे अलग है, उल्टा है ना। तो ये भी यहाँ पे लिखा गया है, इफ अब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन जो है इसी को बोलते हैं अब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन, ठीक है। कार्बन पे जो है आर और एस है, अगर हर एक कायरल कार्बन का एट ईच कायरल कार्बन इज रिवर्स, जैसे कि यार यहाँ पे एस हो गया, रिवर्स हो गया, तो दे आर इनएंसियोमर ऑफ ईच अदर। तो ये और ये एक दूसरे का इनएंसियोमर होंगे, ठीक है। और कायरल कार्बन तो आपको पता करना आता ही होगा कि कायरल कार्बन से जो भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं सब अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। तो आप देख ही पा रहे हो सब अलग है। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे ओ एच ग्रुप लगा है, यहाँ पे सी एल लगा है, इन द सेम पे इसमें है, ठीक है। सेम अगर अगला एग्जांपल इसका है, एक और भी एग्जांपल है जिसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये एग्जांपल मैंने दे रखा है। अब मान लो कि ये 2 कार्बन वाला, ये यहाँ पे कितने कार्बन था, पहला में यहाँ पे जो था कितने कार्बन थे, 1 2 3 कार्बन था, 4 कार्बन था टोटल, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो लिया एग्जांपल 1 2 3 4 5 कार्बन है टोटल, ठीक है। मतलब यहाँ पे मिथाइल जुड़ा है और यहाँ पे जुड़ा है इथाइल, आपका 2 कार्बन है। यहाँ पे देखो इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, इस कायरल कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो इस कायरल कार्बन की अगर बात करूँ तो इससे जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है जैसे कि फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है कितना है, 9 है ना, 9 है। फिर उसके बाद किसका है, ऑक्सीजन, जिसका 8 है, तो इसको 2 रैंक मिला है, ठीक है। और फिर 6, इसका नंबर 6 है ना कार्बन का, और यहाँ पे भी कार्बन का था, इससे जुड़ा हुआ डायरेक्ट ये कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन है ना।
तो दोनों का 6 6 है, तो किसको देंगे, उसके अगले पर ध्यान देंगे। यहाँ पे एच 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 है, तो यहाँ पे क्या है, BR CL और एच है, इस तरह से है, ठीक है। तो BR टॉप में आ जाएगा, तो 3 इसको दे देंगे, तो 1 2 3 इसको दे दिए, 4 इसको। तो कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह से आया, ठीक है, जो कि यहाँ पे R है, रेक्टस है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। और इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, इसका जो है आप इसका देखिए इसी तरह से यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है। तो इसका सिनिस्टर हो गया, एंटी क्लॉकवाइज आया, ठीक है। 1 2 3 इस तरह से गया है, ठीक है। तो इसका एंटी क्लॉकवाइज हुआ। सेम इसका मिरर इमेज जब बनाया गया तो OH यहाँ पे राइट साइड था और क्लोरीन यहाँ राइट साइड था, इसका जस्ट इसका लेफ्ट साइड है ना। तो इसका R है तो यहाँ पे S हो गया, S है तो यहाँ पे R हो गया, मतलब कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो एकदम जस्ट उल्टा हो गया। आप सिंपल सोचो ना कि एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, ठीक है, इधर मुंह करके खड़ा है और एक दर्पण है, तो इसमें जो इसका मिरर इमेज दिखेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो उल्टा है, मतलब ये देख रहा है इधर, इसको ये देख रहा है इधर, तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा है। मतलब अगर ये इधर देख रहा है तो इसको इधर देखना चाहिए था, तो हम बोलते कॉन्फ़िगरेशन सेम है। ये इधर देख रहा है तो मिरर में इसे इधर दिखता हुआ ही प्रतीत होगा। और इसका जो पैर मान लो इधर इस तरह से है तो इसका पैर इधर रहेगा, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा है, जस्ट इसको ऐसे आप समझ सकते हो। इनैंसियोमर जो होते हैं हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज व्हेन दे रिएक्ट विथ ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएजेंट। अब देखो ऑप्टिकली इनएक्टिव जो रिएजेंट होते हैं अगर उसके साथ रिएक्शन करवाया जाता है इनैंसियोमर का, ठीक है, इनैंसियोमर का, तो उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। लेकिन जब डिफरेंट मतलब जब अगर ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो उनका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनैंसियोमर डिफर इन रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब देखो इनैंसियोमर को हम कैसे बोलते हैं कि एक दूसरे का इनैंसियोमर है। तो इनैंसियोमर एक्चुअली करता क्या है, व्हाट डज इनैंसियोमर डू। तो एक इनैंसियोमर जैसे कि होता है अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, इनैंसियोमर क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ना। अब जब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है मतलब अगर उसमें लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट को गुजारा जाएगा तो वो राइट जो भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो सर्टेन वेवलेंथ का लाइट होगा, तो उसके जो वेवलेंथ है जो रोटेशन होगा उसके रोटेट कर देगा उस लाइट को। इनैंसियोमर डिफर इन रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगा उसको वो रोटेट कर देगा, ठीक है। मान लो कि राइट साइड रोटेट करता है 56 डिग्री, तो उसको बोलेंगे कि वो क्या है, राइट साइड रोटेट करने की वजह से वो हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर लेफ्ट साइड रोटेट करे तो हो गया लीवो रोटेटरी, हम अभी आगे देखेंगे ये, ठीक है। इनैंसियोमर डिफर इन रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, इट कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसीलिए हम इसको यानी कि सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो भी इनैंसियोमर हो गया वो अगर मिक्सचर है वो तो उसमें हम सेपरेट उसे नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, ठीक है। वो कैसे डिफर, सिर्फ और सिर्फ वो डिफर कर रहे हैं कि वो लाइट को ही अलग अलग रोटेट करते हैं, एक रोटेट कर रहा है लेफ्ट में तो एक कर रहा है राइट में, ठीक है। इसी तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये दोनों इनैंसियोमर हैं, ऐसे आप नहीं कर सकते हो। सेकेंड है आपका डायस्टेरियोमर, ठीक है। ये क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। हमने भी इनैंसियोमर देखा, तो इनैंसियोमर जो था ऑप्टिकल आइसोमर था जो कि एक दूसरे का मिरर इमेज था, लेकिन जो था वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डायस्टेरियोमर वो होते हैं जो कि एक दूसरे का मिरर इमेज ही नहीं है। जैसे कि मान लो कि आए दर्पण है, मिरर है, तो यहाँ पे कोई मान लो कि ये कोई लड़का बी है, तो यहाँ पे जैसे कोई बी नहीं बी ना होकर क्या है, मतलब यहाँ पे बी है तो यहाँ पे ऐसे मान लो इधर बी ऐसे कर दें तो एक दूसरे का इनैंसियोमर हो गया। यही लड़का है इधर मुंह करके खड़ा है तो ये इधर करके खड़ा है, लेकिन यहाँ पे जस्ट कोई और होगा, मान लो यहाँ पे डी है कोई और हो, ठीक है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे डी है या फिर कोई पी है, मतलब दोनों एक दूसरे बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं ये भी विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब मिरर इमेज ही नहीं है तो सुपर इम्पोज कहाँ से होगा, वो भी नहीं होगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखो पहले तो ये एग्जांपल जैसे कि देखो, जैसे कि ये कंपाउंड है, ठीक है, और यहाँ पे मिरर लगा है, तो मिरर लगा है तो इसका जस्ट इस साइड देखो तो यहाँ पे बी आर है तो इधर भी बी आर है, आई है तो इधर भी आई है, और यहाँ एफ है तो इधर भी एफ है, सी एल है तो सी एल है, मतलब इस तरह से है। मान लो कि मुँह करके इधर खड़ा है, ये भी मुँह करके इधर खड़ा है, तो मतलब इस कार्बन का जो कन्फिग्रेशन है तो एस है, तो इसका जस्ट उल्टा है, देखो आर है, इधर ये खड़ा है मतलब मान लो इसका पैर है
तो इसका कन्फिग्रेशन आर है और इसका कन्फिग्रेशन एस है, मतलब उल्टा है ना एक दूसरे का। और यहाँ पे ये भी देख रहे हो सेम ही है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, इनएंसियोमर हो गया। तो ये कंपाउंड 1 मैंने लिखा है, कंपाउंड 2 एक दूसरे का इनएंसियोमर है। यहाँ पे देखो इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ थर्ड कंपाउंड की, तो थर्ड कंपाउंड भी देखो तो एस है कन्फिग्रेशन, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे आर है, ठीक है। मतलब उल्टा तो है ना, यहाँ पे एस है तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन आर है, यहाँ पे एस है तो यहाँ पे आर है, ठीक है। कन्फिग्रेशन उल्टा है, मतलब इधर मुंह करके खड़ा है तो ये इधर करके खड़ा है, ठीक है। कन्फिग्रेशन तो उल्टा है ना, तो ये दोनों इनएंसियोमर हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ, अगर इसकी फर्स्ट कंपाउंड इस कंपाउंड की और इस कंपाउंड की, तो क्या ये दोनों एक दूसरे का इनएंसियोमर है? नहीं ना। जैसे कि देखो ये ऊपर वाला देखो, यहाँ पे 2s और यहाँ पे भी 2s है, मतलब एस कन्फिग्रेशन क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज है, यहाँ पे भी कन्फिग्रेशन एंटी क्लॉक वाइज है, ठीक है। यहाँ पे कन्फिग्रेशन क्या है, क्लॉक वाइज है, यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉक वाइज है। मतलब एक जगह सेम सेम है और एक जगह मतलब जो सेकेंड कार्बन है इसका सेकेंड कार्बन है, दोनों कन्फिग्रेशन सेम है। और जो दूसरा हुआ कार्बन है उस पर क्या है, अलग अलग कन्फिग्रेशन, एक पर आर है एक पर एस है। मतलब एक पट्टी तो ऐसा है समझो, तो इधर मतलब कि ताक रहा है ये इधर, ये भी मान लो इधर ताक रहा है, ठीक है, देख रहा है। लेकिन इसका जो पैर है, इसका पैर इधर है लेकिन इसका पैर क्या है, इधर है, मतलब उल्टा हो गया है। तो मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे? तो ये दोनों का एक दूसरे का क्या है, इनएंसियोमर है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कन्फिग्रेशन ही मतलब कि एक जगह सेम है एक जगह अलग है। इनएंसियोमर में क्या होते हैं, कन्फिग्रेशन अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये याद रखना कि इनएंसियोमर जो कन्फिग्रेशन होता है इनएंसियोमर्स में वो अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2s है तो यहाँ पे 2r होता, यहाँ पे 3r है तो यहाँ पे 3s होता। अगर यहाँ पे कन्फिग उल्टा कर दें तो ये क्या बन जाएगा, इनएंसियोमर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि उल्टा है इस वजह से ये दोनों इनएंसियोमर ना होकर क्या है, डायस्टेरियोमर है। मिरर इमेज भी एक दूसरे का नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से इसका और इसके साथ किया जाए तो इनएंसियोमर ना होकर डायस्टेरियोमर होगा। इन द सेम वे ये इसका इनएंसियोमर ना होकर डायस्टेरियोमर, ये भी इसका डायस्टेरियोमर है। तो यही दे रखा है, मैंने लिख रखा है जो कंपाउंड 1 और 2 है, 1 और 3 है, तो आर पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर। फर्स्ट और थर्ड क्या है, डायस्टेरियोमर है। क्यों, कन्फिग्रेशन अलग अलग है। एक कार्बन पे मतलब कि एक पेयर ऑफ कार्बन पे सेम सेम था और एक पे अलग अलग था कन्फिग्रेशन, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जो मैंने था ये लिख रखा है। कैसे है आप पहचान लोगे, उम्मीद है। इसका एक तरीका है, जैसे कि देखो अगर कुछ कायरल कार्बन पर कन्फिग्रेशन सेम और कुछ पर रिवर्स हो जाए तो वो डायस्टेरियोमर होंगे, ठीक है। क्या मैंने बोला, कुछ कायरल कार्बन पर कन्फिग्रेशन सेम और कुछ कायरल कार्बन मतलब कुछ कार्बन पर रिवर्स हो जाए। जैसे कि आप देखो यहाँ पे कुछ कायरल कार्बन पर सेम है, यहाँ पे देखो तो ये और ये सेम है और यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे एस एस है, यहाँ पे आर एस है, मतलब कि उल्टा है ना, यहाँ पे एक पट्टी तो उल्टा है, यहाँ पे सेम है। तो ये डायस्टेरियोमर होंगे, जैसे कि ये और ये डायस्टेरियोमर है। तो कैसे डायस्टेरियोमर, यहाँ पे आर है आर आर, यहाँ पे एस आर है, उल्टा हो गया है ना। तो कुछ पर सेम कुछ पर डिफरेंट, तो ये एक दूसरे का क्या होंगे, डायस्टेरियोमर होगा। अगर मैं बात करूँ इसकी और इसकी, तो यहाँ पे देखो तो आर है, आर एस है, यहाँ पे एस एस है, मतलब सेम सेम हो गया और दो अलग है। तो इस तरह से ये दोनों इनएंसियोमर ना होकर क्या है, डायस्टेरियोमर है। इनएंसियोमर में क्या होता है, ये भी अलग, ये एक दूसरे का अलग है, ये आई एस है तो यार है तो एस है, इस तरह से होता है इनएंसियोमर, ठीक है, दोनों अलग। लेकिन कुछ पे सेम और कुछ पे डिफरेंट, तो वो हो जाएंगे डायस्टेरियोमर, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो जो जैसे कि ये ब्यूटेन है, ठीक है, एक कार्बन दो तीन चार कार्बन है, एक दो तीन चार कार्बन है, ठीक है। तो चार कार्बन वाला को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। अब बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो ब्यूटीन, मतलब कि क्या है, अल्केन होता है, अल्कीन होता है और अल्काइन होता है। तो यहाँ पे दो बॉन्ड है तो अल्कीन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिस है, दोनों जो मिथाइल ग्रुप है सेम साइड है तो सिस बोलेंगे, ठीक है, सिस। और किस कार्बन पे है दोनों, सेकेंड कार्बन पे, एक दो, ठीक है, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन, इस तरह से ये सिस ब्यूटीन है ना, सिस सेम साइड, टू ब्यूटीन सेकेंड पे क्या है, इन लगा हुआ है, इन ग्रुप लगा हुआ है ना, अल्किन ग्रुप लगा है, मतलब डबल बॉन्ड। तो क्या बोलेंगे, सिस टू ब्यूटीन, नाम तो करना आता होगा। इसी तरह से इसको बोलेंगे अलग अलग, दोनों मिथाइल ग्रुप एक इधर है और एक इधर है तो इसको बोलेंगे ट्रांस, अपोजिट साइड है, ठीक है। हाइड्रोजन भी है तो अपोजिट साइड है तो ट्रांस हो गया। और सेकेंड कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो ट्रांस टू ब्यूटीन हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये एक दूसरे का डायस्टेरियोमर हो गई।
ठीक है। डायस्टेरियोमर क्यों होंगे? एक देखो, एक सीस ब्यूटीन है और एक ट्रांस है, बिल्कुल अलग अलग है, तो ये दोनों का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल भी अलग होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है डायस्टेरियोमर हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसीलिए दे कैन बी सेपरेटेड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हमने भी देखा था कि एनंसियोमर जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होता है उसको रोटेट करते हैं, और उसी के बेसिस पे हमको उनको बोलते हैं कि एक उल्टा, मतलब कि लेबोरोटेटरी है, एक वो होता है, एक लेबोरोटेटरी है, तो एक क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब एक लेफ्ट में रोटेट कर रहा है लाइट को, एक को राइट में रोटेट कर रहा है। ठीक है, इस तरह से हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं एनंसियोमर को। लेकिन यहाँ पे डायस्टेरियोमर, और वहाँ वहाँ पे हमने देखा था कि उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ का सेम होता था। लेकिन यहाँ पे डायस्टेरियोमर होते हैं, डायस्टेरियोमर तो बिल्कुल अलग है ना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक दूसरे का मिरर इमेज तो है ही नहीं है। ठीक है, ना ही मिरर इमेज है, मतलब बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इसे सेपरेट किया जा सकता है बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखते हैं मीजो कंपाउंड के बारे में। ठीक है, मीजो कंपाउंड क्या होता है? तो ये होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है, क्या होता है इंटरनल कंपनसेशन, अभी हम देखते हैं। एक्चुअली देखो, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं। मीजो कंपाउंड जो होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, कहने का मतलब है कि अगर हम इसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालें तो ये जो लाइट होता है उसको रोटेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो लेफ्ट और राइट में रोटेट करता है वो नहीं कर पाएगा। समझ आया? तो ऐसा क्यों होता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे हैं? तो इनका जो मतलब इंटरनली इसका कंपनसेट हो जाता है। जैसे देखो, इंटरनली कंपनसेट करने का मतलब क्या है कि ये जो कंपाउंड होते हैं, ये जो कंपाउंड होते हैं, इसका जो मिरर इमेज देखोगे तो एकदम सेम टू सेम लगेगा। लगेगा कि क्या है, बिल्कुल लगेगा ऐसा कि लगेगा कि एनंसियोमर है, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, रोटेट करेगा। लेकिन चूंकि ये एक दूसरे का, एक रोटेट करता है राइट लेफ्ट में, देख राइट में कर देता है, तो फाइनली ये इंटरनली क्या होता है, मतलब कि ये हम कहते हैं कि रोटेट नहीं करता है। जैसे देखो, इंटरनल कंपनसेशन समझो कि ये क्या है, ये कंपाउंड है। ठीक है, जैसे कि देखो, CH3 इधर भी है, CH3 इधर भी है। ठीक है, यहाँ पे OH है, इसमें भी OH है, मतलब दोनों कायरल कार्बन जो हैं, ये तो कार्बन कार्बन क्यों कायरल है, क्योंकि इससे जो जुड़े चारों ग्रुप हैं वो अलग अलग हैं। एक ये है, एक ये है, मिथाइल है, OH है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ये ओवरऑल ये है इस कार्बन से जुड़ा। ठीक है, और इस कार्बन से भी सेम चीज़, अल्कोहल है, मिथाइल है, हाइड्रोजन है, और ओवरऑल ये है। ठीक है, तो ये दोनों कायरल कार्बन के जो सब्सटीट्यूएंट है, इसके सब्सटीट्यूएंट तो अलग हैं, इसके भी सब्सटीट्यूएंट अलग हैं, लेकिन इस कायरल कार्बन के जो सब्सटीट्यूएंट है वही सब्सटीट्यूएंट इस कायरल कार्बन के हैं। ठीक है, तो इंटरनली कुछ इस तरह से भी कंपनसेट होता है, मतलब कि कंपनसेशन इसका आता है। लेकिन मेन कंपनसेशन क्या है, इंटरनल कंपनसेशन क्या है एक्चुअली? तो देखो, ये कुछ कंपाउंड ऐसा दिख रहा है, इसको मिरर में देखोगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा OH इधर, OH इधर। ठीक है, H इधर, H इधर, CH3 इधर। तो क्या होगा, मान लो कि एक राइट को लेफ्ट में रोटेट कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ठीक है, जैसे कि देखो, ये कंपाउंड है, मान लो कि ये रोटेट करता है राइट में, लेट R = D। यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, R मतलब रेक्टस, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज होने का मतलब क्या है, उसी को बोलते हैं हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो +75 डिग्री रोटेट किया, मान लो। ठीक है, कितना भी रोटेट करता है, कुछ भी, मान लो 35 डिग्री रोटेट किया। ठीक है, +35 डिग्री, तो उसका जो ये वाला है, जो मिरर इमेज दिख रहा है, वो क्या करेगा, वो लेफ्ट में रोटेट कर देगा 35 डिग्री। ठीक है, लेफ्ट में रोटेट कर देगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए माइनस यहाँ पे लगाया है। ठीक है, एक मतलब कि राइट में रोटेट कर रहा है, एक लेफ्ट में रोटेट कर रहा है। एक्चुअली ये दोनों दो दिख रहा है, बट है एक्चुअली एक ही कंपाउंड इंटरनली। इसी तो बोल रहे हैं कि इंटरनल कंपनसेशन की वजह से ये इनएक्टिव होता है। ठीक है, मतलब एक राइट में रोटेट किया तो एक लेफ्ट में रोटेट कर देता है, और फाइनली इस तरह से हम देखते हैं तो वो कहते हैं हम कि ये कंपाउंड एक्चुअली रोटेट ही नहीं करता लाइट को। कहाँ से करेगा, लाइट आपने डाला, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो ये रोटेट तो एक्चुअली करता है, लेकिन इसका दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो लेफ्ट में रोटेट करता है, एक राइट में करता है तो एक लेफ्ट में कर देता है, तो हम कहते हैं इसका जीरो मतलब कि रोटेशन है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है कि फर्स्ट एंड सेकेंड आर मीजो कंपाउंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड आर मीजो कंपाउंड एंड दे आर नॉट टू कंपाउंड, दे आर वन। अब एक ही कंपाउंड क्यों है भैया, ये मतलब कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, मतलब एक राइट में रोटेट किया तो एक लेफ्ट में रोटेट किया, इस वजह से ये एक ही कंपाउंड है। ठीक है, एक्चुअली ये रोटेट ही नहीं करता, हम ऐसा कहते हैं।
ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर नॉट टू कंपाउंड, दे आर वन, ठीक है। दिख तो रहा होगा कि लग रहा है कि बिल्कुल ऐसा है कि कैसा दिख रहा है, इनएंशियोमर की तरह, ठीक है। और दूसरा तरीका ऐसे भी है कि मान लो ये नहीं है, सिंपल आप पता करने का ये भी तरीका है कि ये जो है ना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये कहना ज़्यादा उचित नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। एक्चुअली इसे तो है CH3, जैसे कि CH3 इसमें कोइंसाइड करेगा ये इससे, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री बीच में प्लेन पास करोगे, लेकिन एक्चुअली ये इंटरनली कंपनसेट हो गई, ये इनएक्टिव रह जाता है, ठीक है। एक राइट में रोटेट करता है तो एक लेफ्ट में कर देता है। होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखो इराथ्रो एंड थीरियो आइसोमर समझ लो। इराथ्रो का मतलब होता है सेम साइड, ठीक है। और थीरियो का मतलब होता है अपोजिट साइड। जैसे कि देखो ये एक क्या है, ये है आपका एक कायरल कार्बन, ये भी एक कायरल कार्बन, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ OH ग्रुप है, इससे A जुड़ा है, इससे X जुड़ा है, और इससे ओवरऑल ये जुड़ा है, तो ये अलग हो गया, ठीक है। और इससे क्या जुड़ा है, इससे OH जुड़ा है, X से X जुड़ा है, ठीक है। और ये एक B जुड़ा है, तो और एक ओवरऑल ये जुड़ा है। तो मतलब बिल्कुल चारों अलग अलग हैं, ठीक है। उसके जैसा नहीं है, ठीक है। उसके जैसा क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे देखा था हमने कि दोनों साइड जैसे कि OH और H जुड़ा हुआ था, जैसे कि यहाँ पे देखो H और OH जुड़ा था, ठीक है। OH और H जुड़ा हुआ था, लेकिन ये और ये भी सेम था, लेकिन यहाँ पे A और B करके दिया है, मतलब A है और एक B है, दोनों अलग अलग है, इसलिए ये अलग है, ठीक है। तो देखो जो भी अगर ग्रुप लगे हुए हों सेम साइड हो, ठीक है, दो भी कायरल कार्बन है, ठीक है। OH की बात करें तो OH सेम साइड है दोनों, ठीक है। या फिर X ले लो तो X भी है, तो दोनों सेम साइड है, इसीलिए इसको बोलेंगे इराइथ्रो, ठीक है। और इस कायरल कार्बन से एक OH जो है इधर है, तो एक OH इधर है। इस कायरल कार्बन पे एक OH इधर है और इस पर एक इधर है, ठीक है। X इधर है तो X इधर है, तो मतलब ये थीरियो हो गया, ठीक है। थीरियो आइसोमर इसी को बोलते हैं, ठीक है। रिसेमिक मिक्सचर क्या होते हैं समझ लो। रिसेमिक मिक्सचर, इनएंशियोमर तो आपने पढ़ लिया, ठीक है। व्हेन टू इनएंशियोमर ऑफ सेम कंपाउंड आर प्रेजेंट इन इक्वल क्वांटिटी देन मिक्सचर ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड रिसेमिक मिक्सचर। रिसेमिक मिक्सचर क्या होते हैं, जब दो इनएंशियोमर को हम मिला देते हैं, ठीक है। इनएंशियोमर क्या होता है, इनएंशियोमर मिरर इमेज एक दूसरे के होते हैं, जो कि एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं करते हैं, अगर उनका मिक्सचर हो उसी को बोलते हैं रिसेमिक मिक्सचर, ठीक है। रिसेमिक मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ टू इनएंशियोमर, ठीक है। अब प्रेजेंट होते हैं इक्वल क्वांटिटी में, ठीक है। और उसी मिक्सचर को हम रिसेमिक मिक्सचर बोलते हैं। जैसे कि देखो एक, जैसे कि यहाँ पे मैंने वेजन डैश वाला यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि एक ग्रुप जुड़ा है मिथाइल, यहाँ पे इथाइल जुड़ा है, यहाँ पे OH जुड़ा है, यहाँ पे H जुड़ा है। तो आप कन्फिग्रेशन तो निकाल ही सकते हो ना। जैसे कन्फिग्रेशन देखो, यहाँ पे देखो सबसे टॉप में किसको रखोगे आप, एक इथाइल है और एक मिथाइल है, और एक यहाँ पे OH है, तो OH जो है ऑक्सीजन, उसको टॉप में दोगे, एक दोगे, यानी यहाँ पे सब कार्बन है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, तो टॉप में तो इसी को मिलेगा रैंक 1, इसी को मिला 2, इसको मिला क्योंकि यहाँ इथाइल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मिथाइल है, तो इसको 3 मिला, और हाइड्रोजन को सबसे कम मिला जो कि नीचे है, ठीक है। ये ऊपर है, ये नीचे है प्लेन के, ये प्लेन में है, ठीक है। तो कन्फिग्रेशन क्या आया, क्लॉकवाइज जैसी रेक्टस, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे H है वेज में, ठीक है, मतलब जो डार्क है उसमें है हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन जो है यहाँ पे नीचे है, सबसे नीचे, मतलब कि प्लेन के नीचे है। इसको 1 तो दिया गया, ठीक है, 1 है। यहाँ पे इसको 2 दिया है इथाइल को, मिथाइल को 3 दिया है, और 4 दिया है हाइड्रोजन को, ठीक है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो 1 2 3 तो क्लॉकवाइज आ रहा है, दैट इज रेक्टस आ रहा है। लेकिन चूंकि हाइड्रोजन डैश में प्रेजेंट है, इसीलिए जो कन्फिग्रेशन आता है उसको उल्टी कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे रेक्टस आया ना, तो रेक्टस आने से मतलब कि आर आया, लेकिन हम कर देंगे इसको सिनिस्टर, ठीक है, एस कर देंगे, इसका कन्फिग्रेशन समझ आया। तो एक आर है और एक एस है, ये दोनों का मिक्सचर जो होगा उसको हम रिसेमिक मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा, डिफिनीशन से ही पहले नंबर तो समझ में आ गया कि रिसेमिक मिक्सचर जो मिक्सचर होते हैं इनएंशियोमर का, उसी को मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग करके लिख दिया है कि अगर वेज एंड डैश में रैंक, वेज एंड डैश फार्मूला में रैंक 4 वाला वेज में हो, ठीक है, एंड रैंक जो जिसको 1 मिलना चाहिए अगर वो नीचे है, ठीक है, डेट इज डैश में है, तो कन्फिग्रेशन का आंसर रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। जो भी कन्फिग्रेशन, जैसे कि हमारे पास रेक्टस आया था तो हमने सिलेस्टर कर दिया, वही बात है यहाँ पे, ठीक है। रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन इज जस्ट यहाँ पे क्या है, सेपरेशन ऑफ इनएंशियोमर, ठीक है, सेपरेशन ऑफ इनएंशियोमर फ्रॉम ए रिसेमिक मिक्सचर। रिसेमिक मिक्सचर क्या होते हैं, रिसेमिक मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ
डी एंड एल, कन्फ्यूज़न तो नहीं होगा ना। डी मतलब जो एक राइट में रोटेट करता है, दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एक राइट को रोटेट करता है लेफ्ट में। मतलब ये क्या है, ये दोनों इनैंसियोमर है। तो इनैंसियोमर के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, इनैंसियोमर। और उन दोनों को सेपरेट करने का जो टेक्निक है उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन, ठीक है। रिलेशन बिटवीन डिफरेंट आई ऑप्टिकल आइसोमर्स, अलग अलग ऑप्टिकल आइसोमर्स में रिलेशन क्या होते हैं। देखो, अगर दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स में, ठीक है, अगर दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स में हर एक कैरल कार्बन पर सॉलिड कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाए तो वो इनैंसियोमर होगा। हमने देखा था ना कि जैसे कि ये कार्बन है, ठीक है, इस तरह से था, ये ठीक है, तो इस पे मान लो एस है तो इस पे आर है, इस पे आर है तो इस पे एस है, इस पे एस है तो इस पे आर है, ठीक है, इस पे आर है तो इस पे एस है। इस तरह से मतलब कॉन्फ़िगरेशन इसका उल्टा हो जाना चाहिए यहाँ, और इसका उल्टा हो जाना चाहिए यहाँ, ठीक है। तो वो दोनों क्या होगा, अगर दोनों ऑप्टिकल आइसोमर में, एक ऑप्टिकल आइसोमर दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर में, हर एक कैरल कार्बन पर, हर एक कैरल कार्बन पर, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स रिवर्स हो जाए, मतलब सॉरी कन्फिग्रेशन उल्टा हो जाए, रिवर्स हो जाए, तो वो इनैंसियोमर होगा। तो ये दोनों इनैंसियोमर होगा, हमने अभी देखा था पीछे में, ठीक है। अगर दोनों कैरल कार्बन पर कन्फिग्रेशन रिवर्स हो जाए, ठीक है, अगर दोनों कैरल कार्बन पर कन्फिग्रेशन रिवर्स हो जाए, जैसे कि कन्फिग्रेशन तो रिवर्स है मान लो, ठीक है, दोनों कैरल कार्बन पर, एक कंपाउंड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इसमें ठीक है, अगर दोनों कायरल कार्बन, ये दोनों कायरल कार्बन है, ठीक है, तो कन्फिग्रेशन रिवर्स हो जाए एंड दोनों कायरल कार्बन के ऑल फोर सब्सटीट्यूएंट सेम हो, दोनों कायरल कार्बन के ऑल फोर सब्सटीट्यूएंट सेम हो, इस कायरल कार्बन के जो सब्सटीट्यूएंट है ये और ओवरऑल ये, ठीक है, और इसी की बात करूँ इसमें, इसमें भी एक दो तीन सब्सटीट्यूएंट हैं और ओवरऑल ये, अगर वो कायरल कार्बन के ऑल फोर सब्सटीट्यूएंट सेम हैं देन दे आर मीजो एंड नॉट इनैंसियोमर। तो वो मीजो होंगे, हमने देखा था ना, मीजो होंगे, मतलब हर एक कायरल कार्बन, जो भी कायरल कार्बन है उनके जो चारों सब्सटीट्यूएंट हैं वो सेम हो जाए, ठीक है, ऑल फोर सब्सटीट्यूएंट आर सेम। तो इनैंसियोमर नहीं होकर क्या होंगे, मीजो होंगे, दिखने में लगेंगे इनैंसियोमर बट होंगे मीजो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने फिर से एक दे रखा है, जैसे कि देखो इनैंसियोमर तो आपको समझ में आता है। पहले एमआईटी की मैं बात कर लेता हूँ, अगर दोनों ऑप्टिकल आइसोमर में कन्फिग्रेशन ऑफ सॉलिड कन्फिग्रेशन रिवर्स हो जाए, जैसे इसका एस है, इसका आर हो गया, इसका आर है तो इसका एस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये दोनों इनैंसियोमर हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आर है और यहाँ पे एस है, यहाँ पे भी आर एस है, यहाँ पे आर है, तो लग रहा है इनैंसियोमर। लेकिन इनैंसियोमर नहीं है। पहले नंबर तो ऐसे भी एकदम फुर्तीलेबाजी में जल्दी जल्दी चेक करना चाहते हो तो देख लोगे कि पीछे से यानी कि ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रहा है, लेकिन एक्चुअली प्लेन ऑफ सिमेट्री होता नहीं है, लेकिन दिख तो रहा है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, देखो इस कार्बन से जो जुड़ा है, सब्सटीट्यूएंट जुड़ा है चार को, सब सेम है, देखो तो COH है, OH है और H है, और ओवरऑल ये ग्रुप है। इसी में भी कैसा है, इसमें भी वही बात है, COH है और OH है, फिर H है, ओवरऑल ये ग्रुप है, मतलब ये दोनों कायल कार्बन से सब्सटीट्यूएंट सेम है, इसमें भी वही बात। तो ये दोनों क्या होंगे, मीज़ो हो गए, ठीक है, मीज़ो। और यहाँ पे COH है, इसीलिए मैंने नाम लिख दिया है टार्टरिक एसिड, ठीक है, मीज़ो टार्टरिक एसिड है। तो ये क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ठीक है, और इनैंसियोमर ना होकर क्या है, मीज़ो है, ध्यान रखना। अब देखो कुछ तो टेक्निक होता है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने का, ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कोई जो कंपाउंड है कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स वहाँ पे हैं, ठीक है। वेर मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल, अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो, ठीक है। अब देखो अनसिमेट्रिकल क्या होता है, कायरल कार्बन की या तो नंबरिंग चेंज हो जाए, ठीक है, जो कायरल कार्बन है उसका नंबरिंग चेंज हो जाए फ्रॉम बोथ द साइड्स, ठीक है, दोनों साइड से, किसी भी लेफ्ट या राइट से, और उनके सब्सटीट्यूएंट अलग अलग हो तो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होगा। जैसे कि देखो एग्जांपल पहले देख लो यहाँ पे, ठीक, जैसे कि एक एग्जांपल दिया है मैंने, ठीक है। तो ये कार्बन दिख रहा है, ठीक है, जिस पे सब्सटीट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस पर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे ये कायरल हो ही नहीं सकता। तो पहले कायरल कार्बन आपको पता करना होगा, जैसे कि यहाँ पे कायरल ये है और ये है, ठीक है, कायरल कार्बन पहले पता कर लो, उसके बाद देखो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेकेंड और फोर्थ कार्बन जो है यहाँ पे अगर नंबरिंग आ रहा है सेकेंड और फोर्थ इस साइड से, इस साइड से देखें तो 1 2 3 3 4 5, 3 और 5 आ रहा है, इधर से 2 3 2 4 और उधर से 3 और 5, 3 और 5 कन्फिग्रेशन, मतलब ये आ रहा है नंबरिंग, इधर से 2 4 उधर से 3 5, मतलब कि अलग अलग आ रहा है ना। वही तो मैंने लिख दिया है कि कायरल कार्बन की या तो नंबरिंग चेंज हो जाए, ठीक, कायरल कार्बन की नंबरिंग चेंज हो जाए किसी भी साइड से, दोनों साइड से, ठीक है, दोनों साइड से अगर बात करें तो, और उनके सब्सटीट्यूएंट भी अलग अलग होंगे तो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होगा। अब देखो सब सिमेट्री मतलब कि जो सब्सटीट्यूएंट है अलग अलग हैं कि नहीं। इसकी मैं बात करूँ तो OH जुड़ा है, एक H जुड़ा है और एक मिथाइल जुड़ा है, और ओवरऑल एक ये जुड़ा है, तो ये तो मतलब कि कायरल होगा, यानी कि सब चारों सब्सटीट्यूएंट अलग होंगे हैं। यहाँ पे भी वही बात है, सी यहाँ पे जो कार्बन है इसमें एक H जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, एक क्लोरीन जुड़ा है,
एक इथाइल जुड़ा है और एक इधर क्या जुड़ा है, ये ओवरऑल, ठीक है, प्रोपेनॉल इसको बोलो, ठीक है, प्रोपेनॉल जुड़ा है। तो अलग अलग है ना सब्स्टिट्यूएंट, तो ये तो कैरल होंगे, ठीक है। और अनसिमेट्रिकल कैसे हैं आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो देखो तरीका क्या है फाइंड करने का, कैसे करोगे। एन से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स को, ठीक है, जितने कायरल सेंटर्स हैं। अगर नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स फाइंड करना हो, किसमें बात कर रहा हूँ, अनसिमेट्रिकल का याद रखना, ठीक है। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कैसे निकालते हैं, इनएनसियोमर प्लस डायस्टीरियोमर। एक्चुअली वास्तव में कौन होंगे, एक्टिव कौन होते हैं भैया, इनएनसियोमर होते हैं। तो इनएनसियोमर एक दूसरे का दो ही कौन होगा, इनएनसियोमर दो होगा, और एक दो क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर होते हैं, ठीक है। डायस्टीरियोमर भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, वो भी लाइट को रोटेट करते हैं। डायस्टीरियोमर जो कि बिल्कुल देखने में तो अलग लगते हैं, लेकिन हैं तो वो मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव। तो इनएनसियोमर डायस्टीरियोमर होते हैं। इसका सिंपल फार्मूला है कि जितने भी कैरल सेंटर आपको दिखें उसको टू टू पर मतलब कि एन रख दो, टू पर पावर एन। ये क्या है, एन कैरल सेंटर्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिखा था, इसका इसमें दिखा था दो कैरल सेंटर है, तो सिंपल एन पर दो पर एन दे दो, मतलब कि दो कैरल सेंटर है तो दो रख दो, तो दो दूनी चार। यहाँ पे चार ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स में मिल जाएंगे, दो हो जाएंगे यहाँ पे डायस्टीरियोमर और दो हो जाएंगे इनएनसियोमर, ठीक है। और इसमें क्या होगा, नंबर ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स, मतलब इनएक्टिव की पूछ रहा है। तो भाई पहले नंबर तो ये अनसिमेट्रिकल है, तो अनसिमेट्रिकल में यहाँ पे अनसिमेट्रिकल है तो मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सब प्रेजेंट रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं रहेगा। इस वजह से यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड नहीं आएंगे। ऑप्टिकली इनएक्टिव करने का मतलब जो मीजो कंपाउंड है वो नहीं आएगा, सिंपल। तो टोटल अगर निकालना हो आइसोमर्स अनसिमेट्रिकल की बात करें तो उसमें यही फार्मूला लगा दो, या एक्टिव का फार्मूला निकालना हो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स का जो फार्मूला है टू पर पावर एन है, और टोटल का भी वही बात है टू पर पावर एन, ठीक है। टोटल में भी वही अगर जोड़ भी दिया जाए, जोड़ भी दे कि ऑप्टिकली एक्टिव प्लस इनएक्टिव निकालो, तो भाई इनएक्टिव तो इसमें होता नहीं ना, टू पर पावर एन रहेगा फॉर्मूला, सिंपल याद रहेगा। बात ही में ये डिस्कस हो गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दो कायरल सेंटर है, एन इक्वल टू टू हो जाएगा, तो ऑप्टिकली आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव टू पर पावर टू हो जाएगा, दो दूनी चार को हो गया, ठीक है। मीजो कंपाउंड कितने होंगे, जीरो। अनसिमेट्रिकल है ना, तो इसमें तो होगा ही नहीं, सिमेट्री है ही नहीं, तो मतलब कि सिमेट्री है ही नहीं, तो जो भी पी ओ एस और सी ओ एस है वो भी एब्सेंट है, ठीक है। अब इसके अगर नाम लिखने बोलते तो क्या लिखोगे, तो नाम लिखने का सिंपल फंडा है कि ये एक कंपाउंड है, तो ठीक है, ये कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड का जो कन्फिग्रेशन होगा, मान लो कि पहले पर आर है, दूसरे पर भी आर है, तो सेकेंड पर भी आर है, फोर पे भी आर है, ठीक है। इस तरह से लिख दिया पहले कंपाउंड का। अब इसका जो दूसरा कंपाउंड है, ठीक है, अब दूसरा कंपाउंड मान लो कि दूसरा पर एस और एस है, ठीक है, दोनों पर एस एस हो गया। अब जो तीसरा कंपाउंड है उस पर मान लो एक ऊपर आर है तो ऊपर एस है। अब मान लो कि चौथा कंपाउंड है तो ऊपर एस है तो दूसरा पे आर है, तो इस तरह से चार कंपाउंड इसके बने, ठीक है। तो अब इनएनसियोमर पहचाना तो आपको आता ही होगा कि एक मतलब बंदा इधर मुंह मतलब कि मुंडी करके खड़ा है तो एक इधर करके खड़ा है, तो कन्फिग्रेशन उल्टा हो जाएगा ना पहले कंपाउंड का। जैसे कि एक बंदा इधर एक बंदा इधर, ठीक है, पी इधर खड़ा है क्यू इधर खड़ा है, इस तरह से ये बंदे जो खड़े हैं, तो इसका एक मुद्दा मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, कन्फिग्रेशन तो अलग अलग हो गया ना, ये एक अलग कंपाउंड हुआ ना यहाँ पे माने तो। ये एक मान लो कि लिबो रोटेटरी है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो उल्टा हुआ ना, तो दोनों अलग अलग है तो सेम ही दिख रहा है सेम ही, ठीक है, कन्फिग्रेशन उल्टा है। तो जैसे कि मैं बात करूँ फर्स्ट कंपाउंड की, ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड की बात करूँ तो फर्स्ट का जो पहला है यहाँ पे आर, मान लो कि ये मुंडी वाला ये पार्ट है, ठीक है, ये हेड पैर वाला पार्ट है, ठीक है, पहले कंपाउंड का मुंडी है यार, ठीक है। और इसका मुंडी क्या है, सेकेंड कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूँ, सेकेंड की, इसका मुंडी है एस, ठीक है। सेकेंड कंपाउंड का मुंडी पार्ट जो है एस है, मतलब ये इधर देख रहा है तो ये इधर देख रहा है, ठीक है, देख रहा है मतलब इसका रोटेट कर रहा है लाइट को, ठीक है, ये इधर रोटेट कर रहा है, ये इधर रोटेट कर रहा है, यहाँ पे ये इधर रोटेट कर रहा है, इसका पैर वाला पार्ट है ये समझो, और ये इधर रोटेट कर रहा है, तो मतलब उल्टा तो दोनों है ना, तो इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, फर्स्ट एंड टू जो होंगे वन टू क्या होंगे, इनएंसियोमर हो जाएंगे, ठीक है। और इनएंसियोमर मीजो क्यों नहीं होंगे, क्योंकि कन्फिग्रेशन मीजो का तो भी ऐसे ही आता था, इसका आर है तो इसका एस है, इसका आर है तो इसका एस है, तो मीजो क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसलिए नहीं होंगे भाई, नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है, पी ओ एस सी ओ एस सब है ही नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री सब है ही नहीं ना, तो नहीं होगा वो। अब इसकी बात करें, मान लो कि फर्स्ट एंड थर्ड का बात करें, तो फर्स्ट का मान लो कि ये आर है, इसका भी आर है, मतलब कि एक मान लो कि राइट लाइट को इधर रोटेट कर रहा है तो ये भी इधर रोटेट कर रहा है, सेम साइड रोटेट कर रहा है। और इसका मान लो पैर साइड का देखें तो एक आर है और एक एस है, मतलब एक अलग है ना, तो एक मान लो कि इधर रोटेट कर रहा है, एक इधर रोटेट कर रहा है, मतलब एक अलग है और एक सेम है, तो क्या होगा ये,
डायस्टेरियोमर हो जाएगा ना। सेम इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें अगर बात करूँ तो इसका आर आर है, ठीक है, इसका आर एस है, एक वो सेम है और एक उल्टा है। तो ये फर्स्ट एंड फोर्थ भी क्या हो जाएगा, डायस्टेरियोमर हो जाएगा, जो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ठीक है। 1 और 3 डायस्टेरियोमर हो जाएंगे, जिससे कि मैंने बात किया था 1 और 3 डायस्टेरियोमर होंगे, 1 4 भी डायस्टेरियोमर होगा एक दूसरे का, ठीक है। और 2 4 क्या होगा, 2 और 3 की बात करें तो एस एस है, एस आर है, तो ये भी डायस्टेरियोमर हो जाएगा, ठीक है। ये और ये क्या हो जाएगा एक दूसरे का, सेकेंड और फोर्थ, ये भी डायस्टेरियोमर होंगे एक दूसरे का। यहाँ पे एस है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एस एस है, सेम सेम, और यहाँ पे अलग अलग, तो डायस्टेरियोमर हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा हो। अब चलो बात करते हैं कि व्हेन मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल एंड हैव इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर। अब देखो सिमेट्रिकल होगा तो इवन नंबर तो कायरल सेंटर होगा ही, ठीक है, होगा भी नहीं भी होगा, ठीक है, एक्चुअली हम देखेंगे अभी। इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर हो तो ठीक है, सिमेट्रिकल है साथ में इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर है, तो इसका फॉर्मूला होता है ऑप्टिकली एक्टिव निकालने का फॉर्मूला होता है 2 to the power n - 1। यहाँ पे 2 to the power n डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक n - 1 है, मतलब एक घटाया गया है, ठीक है यहाँ पे। तो एक्चुअली ऐसा क्यों किया गया है आप समझ में आ जाएगा ये सब, ठीक है। और इसका नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे मीजो कंपाउंड भी बनेगा, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल होने की वजह से इनएंसियोमर भी होगा, ठीक है, और वहाँ पे मीजो प्रोडक्ट भी हमें मिलेगा। तो जो इसके फार्मूले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा ये, ठीक है। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स 2 to the power n - 1। देखो इसमें फार्मूला इतना कॉम्प्लेक्स इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री होने की वजह से यहाँ पे मीजो कंपाउंड भी बनेगा, ठीक है, इनएक्टिव भी रहेगा, एक राइट में रोटेट करेगा लाइट को, तो एक लेफ्ट में कर देगा, और फाइनली एक दूसरे को क्या कर देगा, वो क्या कर देगा एक दूसरे को, वो कर देगा मतलब कि कंपनसेट, डेट इज ना ही रोटेट कर पाएगा, 0 डिग्री रोटेशन होगा, एक लेफ्ट में करता है एक राइट में करता है, दोनों कर देगा भाई, मतलब कि जीरो हो जाएगा उसका फाइनल में, ठीक है। मीजो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, टू द पावर n/2 फिर -1, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली आइसोमर्स क्या होंगे, ये और ये जोड़ दो, ठीक है, वही किया है। ऑप्टिकली एक्टिव जो है और ऑप्टिकली इनएक्टिव डेट इज मीजो, दोनों को जोड़ दो, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आ जाएंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स लिख रखा है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनएक्टिव भी आ रहा है, डेट इज मीजो आ रहा है, ठीक है, इसीलिए। अब जैसे कि एक एग्जांपल देखो, एक मॉलिक्यूल है जो कि सिमेट्रिकल है, जैसे कि ये और ये, मतलब कि कायरल कार्बन है, कायरल पता करना आता होगा ना, वो एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे ये पूरा ओवरऑल ग्रुप ये है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी वही बात है, ओ एच है, CH3 है, और इधर क्या है, ओवरऑल ये है और एक एच है, मतलब इस कायरल कार्बन ये और ये कायरल कार्बन है एक दूसरे का, लेकिन इसका जो सब्स्टिट्यूएंट है चारों सेम है, ठीक है, ये भी सेम, ठीक है, ये भी सेम, इसका भी ये भी सेम था, इसका हाइड्रोजन था, इसका भी हाइड्रोजन था, इसका एक CH3 है, इसका भी एक CH3 है, इसका ओवरऑल एक ये था, तो इसका भी ओवरऑल एक ये है। तो ये दोनों का जो कार्बन है, तो मतलब कि ये ऐसे होगा कि नहीं, प्लेन सिमेट्री हम दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिखाना नहीं है, एक्चुअली ये मीजो कंपाउंड यहाँ पे बनेगा, ठीक है, और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है, एक दूसरे को कंपनसेट कर देगा, इंटरनली कंपनसेशन हो जाएगा यहाँ पे, इंटरनल कंपनसेशन, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है वो लगाना है आपको, निकालना ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कैसे निकलेगा। जैसे कि देखो n = 2, मतलब कि 2 कायरल कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, कायरल सेंटर दैट इज 2 है, तो फॉर्मूला क्या है नंबर ऑप्टिकली एक्टिव निकालने का, 2 to the power n - 1। ऑप्टिकली एक्टिव का फॉर्मूला क्या है, 2 to the power n - 1, तो n यहाँ पे 2 है, मतलब 2 कायरल सेंटर है, तो 2 - 1 तो 1 आएगा, तो 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, 2 to the power n/2 - 1, तो n क्या था, 2 था, तो 2/2 एक हुआ, एक में से एक गया 0, दैट इज 2 ^ 0 = 1, मतलब कि ये टोटल ऑप्टिकली इनएक्टिव एक हुआ या, ठीक है, टोटल कितना हुआ, 3 हुआ, ठीक है, टोटल 3 हुआ, लेकिन जब आप लिखोगे तो पहले कंपाउंड का अगर आप लिखोगे टोटल कंपाउंड कितने आया, 3 आया, ध्यान से देखो, ठीक है। पहले कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ, कन्फिग्रेशन अगर लिखना है, जैसे कि पहला कंपाउंड है, तो पहला कंपाउंड मान लो कि एक का आर है तो एक का एस होगा, ठीक है, मान लो दोनों को पहले आर आर है, ठीक है, तो आर आर हमने लिखा पहले कंपाउंड का, दूसरे कंपाउंड का एस एस लिख दिया, तीसरे कंपाउंड का मान लो एक का एस है तो एक आर है, तो एस और आर लिख दिया, एक का मान लो कि एस है और एक की आर है, ठीक है, इस तरह से लिख लिया RS SR करके, ठीक है, तो मतलब 4 को लिखा, तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कि 4 कंपाउंड है, ठीक है, 4 को बन रहा है, तो 2 तो इनएंसियोमर हो गया, RS और SR उल्टा है एक दूसरे का, ठीक है, तो ये इनएंसियोमर हो गया। यहाँ पे देखो तो RS और RS इस तरह से है, तो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों RS और SR, मतलब ये RS और SR यहाँ पे भी उल्टा दिख रहा है, तो ये दोनों को क्या बोलेंगे, ये दोनों इनएंसियोमर होंगे क्या, नहीं, 2 तो इनएंसियोमर होगा, ये पक्की बात है, ठीक है।
और यहाँ पे दो क्या होंगे, सेम होंगे। चूंकि सेम है यानी कि ये दोनों क्या है, ये दोनों तो है मीजो कंपाउंड ना, मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड जो दो दिखते हैं तो एक्चुअली दो होते नहीं है, वो एक ही होते हैं, ठीक है। ये दोनों सेम है मतलब एक ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक एक मीजो कंपाउंड है, ठीक है। तो ये हुआ तो दो यहाँ से, एक इधर से, तीन हो गया यहाँ पे ओवरऑल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, निकालने का। तो वेन मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, मॉलिक्यूल तो सिमेट्रिकल है, ठीक है, लेकिन हैव ऑड नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, लेकिन कायरल सेंटर जो है ऑड है, मतलब तीन है, पाँच है, इस तरह से, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव निकालने का, 2 to the power n-1, ठीक है, माइनस 2 to the power n-1/2, ठीक है। और ऑप्टिकली इनएक्टिव दैट इज मीजो कंपाउंड निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 to the power n-1/2, ठीक है। ऑप्टिकली आइसोमर टोटल कैसे निकालोगे, 2 to the power n-1, सिंपल, ठीक है। तो आगे देखो, बस वो फॉर्मूला याद रखना बस। अब सूडो कायरल कार्बन में आप देख लेते हैं सूडो कायरल कार्बन क्या होता है, ठीक है। सूडो कायरल कार्बन, कायरल कार्बन तो समझ में आता है कि चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है देखो, कार्बन विच बिकम कायरल ड्यू टू डिफरेंट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू इट, ठीक है। हमने देखा था कायरल कार्बन, एक हमने देखा था प्रो कायरल कार्बन, यहाँ पे एक सूडो कायरल कार्बन, ठीक है। प्रो कायरल कार्बन में क्या होता है, दो सेम होते हैं सब्स्टिट्यूएंट और दो डिफरेंट होते हैं। कायरल में क्या होता है, चारों अलग होते हैं। सूडो में क्या होते हैं, सूडो कायरल कार्बन क्या होता है, कार्बन विच बिकेम कायरल ड्यू टू डिफरेंट ऑफ सॉलिड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू इट। जैसे कि ये कार्बन है, ठीक है, तो ये कार्बन कायरल मतलब बन जाएगा, क्यों? क्योंकि इससे जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं उनके अब सॉलिड कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होंगे, ठीक है। डिफरेंट ऑफ सॉलिड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स का, सब्स्टिट्यूएंट का जो डिफरेंट ऑफ सॉलिड कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग अलग हो जाता है, और उसी के वजह से ये क्या हो जाते हैं, कायरल हो जाते हैं। ये कायरल कब हो जाते हैं, जब इससे जुड़ा हुआ सब्स्टिट्यूएंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग अलग है। मान लो कि इसका आर है तो इसका एस है, ठीक है, इसका एस है तो इसका आर है, कॉन्फ़िगरेशन दोनों का अलग हो गया ना, तो ये कायरल हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये भी एस है और ये भी एस है, तो ये कायरल मतलब सूडो कायरल नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए इसको सूडो कायरल बोला गया, मतलब ये कायरल बन जाता है। इन दोनों इनके जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका, ये दोनों इसका जो सब्स्टिट्यूएंट है ये, और ये इसका जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका कन्फिग्रेशन अलग हो जाता है, तब ये कायरल बन जाता है। सेम रहता है तो नहीं बनता है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे एन क्या है, ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है कि नहीं, बिल्कुल सिमेट्रिकल कंपाउंड है, ठीक है। सिमेट्रिकल कंपाउंड है ये, तो सिमेट्रिकल है और साथ में इसमें कितने कायरल मतलब कि कार्बन प्रेजेंट है, मतलब कि कायरल कार्बन कितने हैं दिख तो रहा होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे एक कार्बन है, हाँ कार्बन है, यहाँ पे Cl जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, और CH3 जुड़ा है, और ओवरऑल ये जुड़ा है, तो ये कायरल हो गया, ठीक है। ये वाला देखो तो क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, और ये CH3 है, ओवरऑल ये है, तो ये भी कायरल हो गया। ये दोनों सेम जैसा है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ पे Cl जुड़ा है, वो हाइड्रोजन जुड़ा है, और एक इधर जुड़ा है ये वाला, ठीक है, जो कि सेम है, और इधर भी सेम ही चीज जुड़ा है। तो लग तो रहा है कि ये प्रो कायरल कार्बन है ना, कि दो गो अलग है दो गो डिफरेंट है, बट ये प्रो कायरल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसके जो सब्स्टिट्यूएंट है ये भी यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट का भी यहाँ पे कन्फिग्रेशन है, एक का आर, इसका एस, इसका एस, इसका आर, इस तरह से कन्फिग्रेशन चेंज होता है, तो ये बन जाता है कायरल, ठीक है। चलो आगे देख समझते हैं इसको। जैसे कि देखो फार्मूला, पहले देखो फार्मूला के अनुसार निकालेंगे कैसे। नीचे हमने अभी फार्मूला देखा था ना, उसी को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये हमने देखा था ना यहाँ पे, इसी से मतलब इसका जो देखा था हमने सिमेट्रिकल हो और कंपाउंड और ऑड कार्बन हो, ऑड नंबर ऑफ कायरल कार्बन, तो ये सब फार्मूला मैंने देखा था अभी, उसी का यहाँ पे यूज़ हम देख रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कि तीन गो है कायरल कार्बन, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली आइसोमर कैसे निकालोगे, 2 to the power n-1 फार्मूला लगाओगे, ठीक है। तो फार्मूला लगाने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। दो गो आया क्या, ऑप्टिकली एक्टिव आया। अब मीज़ो का आया, मीज़ो भी फार्मूला लगाने पर ये आया दो, ठीक है। टोटल कितना आया, चार, ठीक है। टोटल कितना आया, चार। अब देखो सेम कंपाउंड मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, वही वाला है जो ऊपर वाला। तो ये कायरल कार्बन की बात करूँ, मान लो कि ये जो है ये मान लो कि राइट में रोटेट करता है, ठीक है। सॉरी आर है तो मतलब कि लेफ्ट में क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है, क्लॉक वाइज जैसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। मान लो +82 डिग्री, 82 डिग्री रोटेट किया, प्लस क्यों लिखा है, मतलब क्लॉक वाइज कर रहा है, ठीक है। और ये कायरल कार्बन है
ये कायरल कार्बन है, मान लो कि एस मतलब कि उल्टा रोटेट कर रहा है, ठीक है, उल्टा मतलब इधर का, तो इसका माइनस हो जाएगा 82, मतलब कि उल्टा रोटेट कर रहा है ना, लीवर रोटेट है, लेफ्ट में रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब समझो, एक राइट में रोटेट कर रहा है और एक लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, तो ये दोनों कन्फिग्रेशन इसका अलग अलग होगा ना, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एस है, तो एक राइट में रोटेट कर रहा है और एक लेफ्ट में रोटेट कर रहा है। इस तरह से क्या हो रहा है, ये दोनों जो अलग अलग है कन्फिग्रेशन, तो ये भी कायरल बन जाता है, ठीक है। जैसे कि देखो, ये मान लो इस कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, तो आर रोटेट किया है, मतलब ये इस तरह से रोटेट किया है। आर से मतलब क्या हुआ कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और ये वो हो गया एस, जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, लीवो रोटेटरी है, ठीक है, फोर्थ कार्बन का ये लीवो रोटेटरी है। तो ये दोनों का कन्फिग्रेशन अलग हुआ, इसलिए ये जो बीच वाला कार्बन है वो कायरल हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि ये वाला जो है अ, मतलब कि क्लॉकवाइज ना हो के एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एस है, और ये आर है, मतलब कि दोनों अलग अलग फिर भी है, तो ये बीच वाला कायरल हो जाएगा। मान लो कि ये भी आर है, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो बीच वाला ए कायरल रह जाएगा, ठीक है। सूडो कायरल कार्बन का कॉन्सेप्ट है, समझ लो अच्छे से। अब ये कायरल कार्बन जैसे कि सेकंड वाला है, तो मान लो कि ए से रोज मतलब कि है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो बीच वाला वो रह जाएगा ए कायरल, ठीक है। अब कायरल है यहाँ पे, तो क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव की एक्टिव, भाई टोटलिटी में क्या होगा, ये कंपाउंड टोटलिटी में क्या होगा, यहाँ पे आर है, एस है, कायरल बीच वाला है, तो टोटलिटी में कंपाउंड क्या होगा, इनएक्टिव होगा। कैसे होगा, तो देखो ये इनएक्टिव क्यों हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों हो गया, भाई कायरल कार्बन है तो इसको तो एक्टिव होना चाहिए था ना। आपका कॉन्सेप्ट ये आएगा कि भाई बीच वाला कायरल कार्बन है तो ये तो एक्टिव होना चाहिए था। लेकिन समझो इस बात को, यहाँ पे इसके जो अगल बगल वाले कार्बन हैं, एक आर है और एक एस है, मतलब एक राइट में रोटेट कर रहा है, एक लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, तो ओवरऑल तो इसका जो कन्फिग्रेशन हुआ वो जीरो हुआ ना। मतलब अगर ये कंपाउंड से, इस कंपाउंड से प्लेन पोलराइज लाइट को पास किया जाए तो एक राइट में रोटेट करेगा और एक कर देगा लेफ्ट में रोटेट, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब कि ऑप्टिकली इनएक्टिव ही तो है, तभी तो नहीं रोटेट कर पा रहा है। हम क्या कहेंगे, ओवरऑल वो जीरो रोटेट कर रहा है ना, तो वो ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ये वाला, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसको जो अगल बगल वाले कार्बन है, एक राइट में रोटेट कर रहा है, तो ओवरऑल ये भी राइट में रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक कार्बन बीच वाला है, लेकिन ये सब इसके वजह से क्या होता है कि ऑप्टिकली एक्टिव होता है। सेम केस विथ दिस वन, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। अलग अलग है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, अलग अलग है बीच वाला कार्बन कायरल हो जाता है लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। अगल बगल वाला सेम सेम है तो बीच वाला कार्बन का मतलब जो कार्बन है वो ए कायरल हो जाता है, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव होता है। दोनों अलग अलग सेम सेम होने की वजह से डिफरेंट जो होते हैं सब्स्टिट्यूएंट वो। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू होने जा रहा है, ठीक है। अब हमें समझना होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज एशन 1 रिएक्शन हमें समझना होगा। इसलिए उससे पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। रिएक्शन स्टेट क्या होते हैं, मतलब ट्रांजिशन स्टेट क्या होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम उसका देख लेते हैं, ठीक है। ये एक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है। तो देखो ये हुआ एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, और एक हुआ वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। और जो बाई कोऑर्डिनेट होता है वो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब जैसे कि लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो, यहाँ पे रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट है, वो रिएक्शन किया तो रिएक्शन करेगा तो बॉन्ड टूटेगा बनेगा, यही तो होगा, तो बीच में आएगा ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ठीक है, जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। तो ये इसका सिंबल है। तो ये हुआ ट्रांजिशन स्टेट, जो मतलब पीक आता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और फाइनली हमारा फिर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट का एनर्जी यहाँ पे फाइनली, यहाँ पे जैसे कि प्रोडक्ट का एनर्जी लो है, इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है ना, मतलब कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज कर दिया गया है, तभी तो इसका एनर्जी लो है प्रोडक्ट का, ठीक है। अगर प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा होता मतलब कि इसने ऑब्जर्व कर लिया है, यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्ट का कम है, मतलब इसने रिलीज कर दिया है, ठीक है। और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में इंटरमीडिएट भी बनते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट भी बनता है, इंटरमीडिएट भी होते हैं, सभी देखेंगे भी, ठीक है। तो ये हमने देखा था भी, क्या था वो, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम था। तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंट को, ठीक है। एक्सट्रीम राइट साइड को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। पिक्स जो आते हैं, पिक्स हमने देखा था ना, ये पिक्स, ठीक है, पिक्स ऑफ जो कर्व का पिक होता है वो ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इन बिटवीन पॉइंट्स एट बॉटम ऑफ कर्व वो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, ठीक है।
पिक्स, जो दो पिक्स के बीच में अंदर गड्ढे आएंगे वहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो ये वाला समझाते हैं, अगला डायग्राम आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, ये पॉइंट समझाने से पहले इन बिटवीन पॉइंट्स, जो भी ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे ट्रांजिशन स्टेट, उनके बीच में ये बीच में पॉइंट आते हैं। बॉटम कर्व का, कर्व जो है ये कर्व है ना, उसका बॉटम पार्ट होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। जैसे कि देखो ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट हुआ, ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम हुआ। तो रिएक्शन जैसे कि रिएक्टेंट यहाँ पे है, ठीक है, इस तरह से रिएक्टेंट यहाँ पे रिएक्शन किया, ठीक है, तो इस तरह से पीक बना, फिर गड्ढे बने, फिर इस तरह से पीक, फिर गड्ढे, पीक, इस तरह से बनते रहता है। मान लो 3 गो ट्रांजिशन स्टेट बना, ठीक है, तो यहाँ पे 2 गो इंटरमीडिएट स्टेट होगा, मतलब कि इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, एक ट्रांजिशन स्टेट जितने बनते हैं उसमें 2 मान लो ट्रांजिशन स्टेट बना तो 1 गो इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, 3 गो ट्रांजिशन स्टेट बना तो 2 गो इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, इंटरमीडिएट एक कम ही होता है। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, एक ज़्यादा होता है इंटरमीडिएट से। ठीक है, तो ये MIT एक करके लिख लेना, जैसे कि ट्रांजिशन स्टेट जो होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस 1। हमेशा ट्रांजिशन स्टेट एक ज़्यादा ही होते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट ये सब रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ट्रांजिशन स्टेट देख रहे हो हमेशा इंटरमीडिएट से ज़्यादा है। इंटरमीडिएट कर्व्स में आते हैं ना, ये ऊपर आते हैं, तो ये एक ज़्यादा होते हैं, याद रखना। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट जो होते हैं वो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस 1 होते हैं। ठीक है, एक ज़्यादा होता है उससे। अब हमारा फाइनली आने वाला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब होता क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझो। आप इसमें एक चीज़ समझ सकते हो कि कोई एक बंदा काम कर रहा है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, दोनों चीज़ समझा रहा हूँ। पहले न्यूक्लियोफिलिक का मतलब भी, सब्स्टिट्यूशन का मतलब भी। अब देखो आप कहीं काम कर रहे हो, ठीक है, जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप करते करते मान लो अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपकी जगह किसी और को लाया जाएगा। ठीक है, आप मान लो कंप्यूटर पे काम करते हो, कुछ कर रहे हो, ठीक है, और सेम उसी काम को करने के लिए कोई और बंदा आएगा, तो आपको हटा दिया गया ना। आप हटोगे, कोई और बंदा उसी पोजीशन पे आएगा। ठीक है, आपकी जगह किसी और को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट जो हो रहा है वो सेम ही काम करेगा जो आप कर रहे थे। ठीक है, आप वहाँ से निकल गए, ठीक है, आप वहाँ से एक्स हो गए, निकल गए, और आपकी जगह कोई और आ गया जो कि सेम काम कर रहा है, तो सब्स्टिट्यूट किया गया है किसी को। ठीक है, अब हम केमिस्ट्री की भाषा में समझते हैं, यहाँ पे है न्यूक्लियोफिलिक। अब देखो आपने न्यूक्लियोफाइल के बारे में जानते होंगे, आप न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में जानते हैं ना। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल मतलब कि न्यूक्लियस से लव, फाइल मतलब होता है लव, तो न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो पॉजिटिव चार्ज से इसको लव है, प्यार है, मतलब खुद के पास क्या होगा, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, जो कि अपना इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले को। ठीक है, और उसके साथ अपना प्यार जताएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल बाई ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि देखो एक अल्काइल हेलाइड है, ठीक है, अल्काइल हेलाइड है जिसमें एक्स है, ठीक है, ये एक्स है, जैसे हैलो अल्केन है, तो हैलो अल्केन क्या होता है, तुम ही सोचो। हैलो अल्केन इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, हैलो अल्केन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है ना, मतलब कि अगर इसको ये जाने लगेगा तो इस पे ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपना छीन के चला जाएगा। ये जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बना रखा है ये लेके भाग जाएगा। ठीक है, इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, मतलब ये मतलब कि इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तभी तो ये किसी से प्यार करता है, जैसे किसी के पास पॉजिटिवली चार्ज है ये। ठीक है, आर, दैट इज अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा, माइनस चार्ज है, मतलब इसमें एक्स्ट्रा माइनस चार्ज होता है, तभी तो किसी से प्यार जताता है, वो जाता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज किसी के पास है, इसका मतलब क्या है, उसका एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन छीन गया है, मतलब पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसका छीन गया है, 2 पॉजिटिव चार्ज है मतलब उससे 2 इलेक्ट्रॉन छीन गया है, तो उसका जो पूर्ति करता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल होता है, तो न्यूक्लियोफाइल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये आउट गोइंग न्यूक्लियोफाइल है, मतलब ये जा रहा है, एक्स है, ठीक है, वो जा रहा है, आउट गोइंग न्यूक्लियोफाइल हो गया, इसको लिविंग ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, और जो आ रहा है, ठीक है, जो OH ग्रुप है, OH माइनस है, ये न्यूक्लियोफाइल है, जो आ रहा है उसको बोलते हैं इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। तो बनता क्या है, इसको रिप्लेस करके इसके जगह पे ये आ जाएगा। ठीक है, मैंने बोला था ना आपको एग्जांपल देके कि सब्सटीट्यूट हो जाएगा इसके जगह पे, है ना, आ रही यहीं रह गया, अभी ये भागेगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इन सब मैकेनिज्म अभी देखने वाले हैं आगे। ठीक है, ये गया तो ये आया, ठीक है, जैसे कि ये चला गया तो आर की जगह ROH बन गया। ठीक है,
और X तो निकल गया है, चला गया है, ठीक है। अब देखो SN1 रिएक्शन जो पहला आपका है रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। SN1 का मतलब समझ लो, SN1 तो एस का मतलब होता है सब्सटीट्यूशन, ठीक है। एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। वन का मतलब होता है यूनिमोलिक्यूलर, ठीक है। तो ओवरऑल इसको बोलते हैं यूनिमोलिक्यूलर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, SN1 रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक का मतलब समझ में आता ही होगा, सब्सटीट्यूशन का भी मतलब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का सब्सटीट्यूशन होगा यहाँ पे, ठीक है। और यूनिमोलिक्यूलर है, ठीक है। यूनिमोलिक्यूलर होने का मतलब क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब होता है कि जो रिएक्शन का रेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा इस पे, किस पे? मतलब जो यहाँ पे है न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करेगा, जो आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा कि जिस पे आ रहा है, जो इस पे अटैक किया जा रहा है उस पे सिर्फ डिपेंड करता है, ठीक है। वन का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब जो रिएक्शन रेट है वो सिर्फ और सिर्फ, ये क्या है, ये अल्काइल हेलाइड है, सिर्फ अल्काइल हेलाइड पे भी, सिर्फ अल्काइल हेलाइड पर ही डिपेंड करता है, ठीक है, जो रिएक्शन का रेट है। इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। रिएक्शन रेट सिर्फ डिपेंड करता है किस पर? हेलो अल्केन पर, ठीक है, डेट इज अल्काइल हेलाइड पर। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता है। तो एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली देखो समझो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। जैसे कि आप देखो ये कार्बन है, तो ये कार्बन है, तो इस कार्बन से CH3 जुड़ा है, मिथाइल जुड़ा है, इथाइल जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है। अब क्लोरीन जैसे है, तो क्लोरीन क्या है, एक Cl- होता है ना एक्चुअली, ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है जो कि इसको दे रखा है, इस मतलब कि कार्बन को, तो ये यहाँ से जाएगा, ठीक है, जाएगा। और OH क्या है, आएगा, है ना, OH यहाँ पे आएगा, जुड़ जाएगा। अब मान लो OH जुड़ेगा, ठीक है, OH इस तरह से जुड़ जाता है। सिंपल यहाँ पे समझो, सिंपल समझा रहा हूँ कि क्लोरीन जाएगा, OH आएगा, तो मान लो क्लोरीन चला गया, OH आ गया, ठीक है। क्लोरीन यहाँ से इस यहाँ से निकल गया, तो OH यहाँ पे आ गया, ठीक है, OH ऐड हो गया। या ऐसा भी हो सकता है कि पोजीशन चेंज हो जाए, ठीक है, OH जुड़ेगा यहाँ, लेकिन हाइड्रोजन जो है डैश में, मतलब कि जो मतलब कि डैश डैश में है प्रेजेंट, तो ये डार्क में आ जाए, डेट इज़ वेज में आ जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि हाइड्रोजन वेज में आ जाए, ये नीचे आ जाए, ठीक है। हाइड्रोजन ऊपर भी अटैक कर सकता है, ये जो है मतलब कि डार्क है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो प्लेन के ऊपर, ये प्लेन में है, ये प्लेन के ऊपर, ये नीचे है, तो ऊपर भी जाके जुड़ सकता है OH, या फिर नीचे भी जुड़ सकता है, नीचे जुड़ेगा तो हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अब मैकेनिज्म समझो, क्या है मैकेनिज्म इसका, SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म देखो। अब देखो मैकेनिज्म समझो, जैसे कि यहाँ पे सेम ही एग्जांपल है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मान लो कि मैंने मिथाइल लिया, इथाइल लिया है, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल प्रोपाइल है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे मिथाइल है, ठीक है। मिथाइल इथाइल प्रोपाइल इस तरह से लिया है, चारों तीनों अलग अलग ग्रुप हुआ, ठीक है। R1 R2 R3 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। अब क्लोरीन पहला स्टेप में क्या होगा, पहला स्टेप समझो, पहला स्टेप होगा कि न्यूक्लियोफाइल जाएगा, जो न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ा है वो जाएगा, चलो इसको निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से निकलेगा, तो जो जा रहा है न्यूक्लियोफाइल वो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, ठीक है। मतलब जल्दी, जितना जल्दी जाए उतना फास्ट रिएक्शन होगा, समझो यहाँ पे पहले, ठीक है। तो पहले तो जाएगा ये, ठीक है, ये सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही होता है, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप करने का मतलब रिएक्शन कितना फास्ट होगा, रेट को डिटरमाइन करने वाला ये स्टेप होता है। करने का मतलब है, अगर क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन से बढ़िया कौन होगा जाने वाला, ऑब्वियसली जो आयोडीन है वो आराम से चला जाता है, ठीक है। तो क्लोरीन जल्दी नहीं जाता, फ्लोरीन फ्लोरीन तो और जल्दी एकदम जाएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है, ऐसा एकदम डीट होता है। तो वो रेट को डिटरमाइन करता है, इसलिए स्लोएस्ट स्टेप होता है, ठीक है। चलो चला गया, ठीक है। अब चला जाएगा क्लोरीन, यहाँ से चला जाएगा, तो क्लोरीन कैसे जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है, इतना हरामी है, ठीक है। अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो इसके साथ जो बॉन्ड बना रखा है इस कार्बन के साथ, तो अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा ही, साथ में इसका जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है उसको भी लेके भाग जाएगा। तो इस पे बेचारे पे इसका इलेक्ट्रॉन जब चला गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा कि नहीं, बिल्कुल दिखाई देगा। तो सेम टू सेम ये सब तो ऐसे ही रह गया, ठीक है। CH3 ऐसे ही रह गया, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया, ये जो कार्बन है वो बन गया पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो हमारे पास यहाँ पे कार्बोकेटायन बना, कार्बोकेटायन बना ना, कार्बोकेटायन बना, अच्छा। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। पहला तो निकल गया चला गया, ठीक है, लिविंग ग्रुप है, निकल गया। दूसरा है एडिशन। अब एडिशन जब कर रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर से भी अटैक करे,
या फिर नीचे से भी अटैक करे, ठीक है। और ये फास्ट स्टेप होता है, मतलब कि अटैक करने में तुरंत आ जाएगा ज़िंदगी में, ठीक है। भले ही आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं आ रहा होगा, ठीक है। इससे इसको छोड़ के गई, ये जो है क्लोरीन छोड़ के गई तो कोई और आ जाएगा, ठीक है। तो जितना मतलब कि बहुत जल्दी ही आ जाती है, ठीक है। तो ओ एच मान लो कि आई तो ऊपर से अटैक की इस पे, ठीक है। ये जो कार्बोकेटायन है पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे अटैक की, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दी, बॉन्ड बना दी इसके साथ, ओ एच इसके साथ बॉन्ड बना लेगी, जैसे कि यहाँ पे देखो ऊपर से अटैक की, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे अटैक हो रहा है, तभी तो ये डैश में लिखा है हमने, सॉरी यहाँ पे वेज है, ठीक है। वेज में हमने लिखा है ओ एच को जो अटैक किया है, और डैश में चला गया सी एच थ्री यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे था सेम टू सेम यहाँ पे, ठीक है। और अगर मान लो कि नीचे से अटैक किया, ठीक है, ओ एच अगर नीचे से अटैक किया, डेट इज डैश में इसको रखेंगे, ठीक है। और इसको डार्क में रखेंगे, सी एच थ्री को ऊपर ये रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से दो प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। और मेज़र ये बनता है जो नीचे से अटैक करता है ना, नीचे से अटैक करता है वो मेज़र बनता है, याद रखना, नीचे से अटैक करने वाला मेज़र बनता है, ठीक है। और यही फास्ट स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है कि न्यूक्लियोफाइल का निकलना, दूसरा स्टेप होता है न्यूक्लियोफाइल जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो आके ऐड करेगा, जुड़ेगा इससे, ठीक है। और ये फास्ट स्टेप होता है, पहला होता है स्लोएस्ट स्टेप निकलना, ठीक है। अब चलो हम समझ लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर SN1 रिएक्शन। जो SN1 रिएक्शन होता है, तो आपको पता है कि SN1 रिएक्शन में भी आपने देखा कि पहले तो न्यूक्लियोफाइल जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जाएगा, फिर न्यूक्लियोफाइल एक दूसरा आएगा जो उससे जुड़ जाएगा। पहले न्यूक्लियोफाइल जाएगा तो क्या बनता है, न्यूक्लियोफाइल जाने के बाद कार्बोकैटायन बनता है, फिर उसके बाद कोई मतलब कि आता है न्यूक्लियोफाइल, उससे जुड़ जाता है और फाइनली हमारा बन जाता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसी का पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है SN1 रिएक्शन का। चलो समझते हैं, जैसे कि ये तो एक्स जो है, एक्स कोऑर्डिनेट जिसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को शो कर रहा है, ठीक है। तो देखो अब रिएक्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे पहले क्या हो रहा है, जैसे कि कोई हमने एग्जांपल लिया है, उसमें से मान लो कि एक्स निकल रहा है, ठीक है। तो एक्स निकल रहा है, ठीक है, एक्स निकल रहा है तो पहला ट्रांजिशन स्टेट बना, ठीक है। पहला ट्रांजिशन स्टेट इस तरह से बना, जो कि स्लोएस्ट स्टेट पे ये है। तो पहला में क्या हो रहा है, यहाँ पे पहला जो ये ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग कि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। जो भी ग्रुप जा रहा है छोड़ के, न्यूक्लियोफाइल जो भी जा रहा है, मतलब ग्रुप, मतलब कि जो उसका बॉन्ड है वो टूट रहा है, ठीक है, टूट रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग ही जाएगा, ठीक है। अपना इलेक्ट्रॉन के साथ साथ तो जिसके जुड़ा है, जिससे कार्बन से, तो उसका भी इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, ठीक है। चलो भाग गया, टूट गया बॉन्ड, फाइनली टूट गया, ठीक है, लेके भाग गया इलेक्ट्रॉन, तो लेके भाग गया, फाइनली एक बन जाता है हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट, दैट इज कार्बोकेटायन बन जाता है, ठीक है। अब बारी है कि कोई आएगा, एक न्यूक्लियोफाइल अब आएगा, ठीक है। वो न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है, आएगा तो क्या होगा, आएगा तो ट्रांजिशन स्टेट 2 हमें देखने को मिलेगा, डेट इज वहाँ पे हमें बॉन्ड बन रहेगा, बन रहा होता है, मतलब कि जो आएगा उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और ये फास्ट स्टेप होता है, पहला तो ये स्लो स्टेप होता है ना, कि टूट रहा है, धीरे धीरे टूट रहा है, जाने वाला धीरे धीरे जा रहा है टूट कर, ठीक है। और रिएक्शन इंटरमीडिएट फाइनली बन जाता है कार्बोकेटायन, ठीक है। और फाइनली जो ट्रांजिशन स्टेट 2 इसमें होता है, तो उसमें क्या होता है कि फास्ट होता है ये स्टेप, क्योंकि जो भी न्यूक्लियोफाइल आना होता है वो तुरंत आ जाएगा, ठीक है, जुड़ जाएगा, और फाइनली हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर SN1 रिएक्शन। अब चलो देखते हैं कि वो प्रूफ्स क्या है, प्रूफ या फिर एविडेंस बोल लो, कि वो SN1 ही रिएक्शन हुआ है, SN1 रिएक्शन हुआ है, क्या प्रूफ है। दोगे नहीं, आप बताओगे कि SN1 रिएक्शन हुआ है, तो कैसे बताओगे। तो देखो एविडेंसेस फॉर SN1 रिएक्शन। अब एविडेंस क्या इसका है कि SN1 रिएक्शन हुआ है, तो ये आप शॉर्ट में याद रखना, बरकत, एक ट्रिक है बरकत, ठीक है। यहाँ से पहले उल्टा से चलते हैं इधर से, ठीक है। टी से क्या होता है, टू स्टेप मैकेनिज्म। SN1 रिएक्शन है तो SN1 रिएक्शन का ये मतलब बिल्कुल भी मत समझना कि वन स्टेप रिएक्शन है, वहाँ पे वन रिएक्शन, वन रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक्स के बारे में, ठीक है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ रेट डिटरमाइन किस पे करेगा, सिर्फ हेलो अल्केन पे भी डिपेंड है, सिर्फ हेलो अल्केन पे ही डिपेंड करेगा, डेट इज अल्काइल हेलाइड पे ही डिपेंड करेगा इसका जो केमिकल काइनेटिक्स या रेट लॉ, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, ठीक है, मतलब कि टू स्टेप मैकेनिज्म होता है, याद रखना, ठीक है। SN1 रिएक्शन टू स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है, दो स्टेप में होता है। दो स्टेप में क्या मतलब, एक बार कार्बोकेटायन मतलब कि बनेगा, फिर उसके बाद ऐड होगा, ठीक है, कार्बोकेटायन बनता है। अब देखो के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे जो बड़े बड़े लेटर्स हैं उसका मतलब है, छोटे वाले को कोई मतलब नहीं। यहाँ पे के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, काइनेटिक्स, काइनेटिक्स मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज रेट लॉ, वो डिपेंड करता है सिर्फ हेलो अल्केन पे, ठीक है, हेलो अल्केन कैसा है।
हेलो अल्केन कैसा है इसका भी समझ में आ जाएगा तुरंत। यहाँ पे अभी रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ पे रीअरेंजमेंट वाला पॉइंट समझ में आएगा ना, तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो डिपेंड करता है हेलो अल्केन पे, कैसा हेलो अल्केन है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मतलब स्टेबल हेलो अल्केन होगा ना, उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ पे होगा। ठीक है, डिटरमाइनिंग स्टेप यही है। ठीक है, काइनेटिक्स सेकंड पॉइंट है काइनेटिक, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन वो डिपेंड करता है हेलो अल्केन पे कि कैसा हेलो अल्केन है भाई, स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने वाला है कि नॉन स्टेबल बनाने वाला है। ठीक है, वही, और यही बताता है दैट इज ये हेलो अल्केन पर डिपेंड करता है, इसीलिए क्या होगा ये यूनिमोलिक्यूलर है। ठीक है, वन का मतलब यहाँ पे पता चला। ये आर क्या है, डेट इज रीअरेंजमेंट। जब भी कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है, जैसे कि जो भी इलेक्ट्रॉन जाता है, जो भी सॉरी न्यूक्लियोफाइल जाता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, साथ में जिससे बॉन्ड बना रखा है उसका भी लेके चला जाता है, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है, तो रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। याद रखना, कभी भी कार्बोकेटायन बने तो रीअरेंजमेंट जरूर होता है। ठीक है, क्या होता है अभी देखेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर, दैट इज रेसेमिक मिक्सचर यू टेंट बिकॉज कार्बोकेटायन फॉर्म इज प्लेनर। देखो यहाँ पे रिसेमिक मिक्सचर बनता है। रिसेमिक मिक्सचर क्या होता है आपको पता होगा। रिसेमिक मिक्सचर क्या होता है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ डी एंड एल। डी एंड एल मतलब एक राइट में रोटेट करने वाला, एक लेफ्ट में रोटेट करने वाला, डेट इज इन एंसियोमर्स का। ठीक है, और कार्बोकेटायन जो फॉर्म होता है यहाँ पे, रिसेमिक मिक्सचर बनता ही क्यों है, इसलिए बनता है क्योंकि जो कार्बोकेटायन है जो बना है वो प्लेनर होता है। ठीक है, प्लेनर होने का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, प्लेनर होता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे क्या बनता है, आपका रिसेमिक मिक्सचर बनता है। और प्लेनर होने की वजह से, अब प्लेन है, जैसे कि प्लेन है तो ऊपर से आके भी अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, या फिर नीचे से भी अटैक कर सकता है ना, तो दोनों साइड से अटैक कर सकता है। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम एबव और बिलो द प्लेन, प्लेन के ऊपर से भी और नीचे से भी अटैक कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे रिसेमिक मिक्सचर बनता है। ठीक है, और हमारा एक पॉइंट है ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन कभी भी रहेगा तो वहाँ पे SN1 रिएक्शन नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा हम अभी आगे देखेंगे कि ब्रिज हेड कार्बन क्या है। ठीक है, रीअरेंजमेंट का यहाँ मतलब क्या है, ये वाला समझा देता हूँ इस पॉइंट को। रीअरेंजमेंट देखो, कार्बोकेटायन के एडजेसेंट वाले कार्बन से एक ग्रुप, हाँ रीअरेंजमेंट क्या होता है ये अगले पेज पे मैंने बताया है। ठीक है, कार्बोकेटायन के जो एडजेसेंट वाले, जो कार्बोकेटायन बना, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जाने के बाद कार्बोकेटायन बनेगा, तो कार्बोकेटायन के एडजेसेंट वाला जो कार्बन होगा, उस कार्बन पे से जो भी जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, जो कार्बोकेटायन बना उसके अगल बगल वाला जो कार्बन है कोई भी, ठीक है, उसके अगर उस पे अगर हाइड्रोजन जुड़ा है या फिनाइल जुड़ा है या फिर कोई अल्काइल ग्रुप ही जुड़ा है, वो माइग्रेट करेगा और अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, साथ लेकर जाएगा। ठीक है, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन साथ लेकर जाएगा और एक न्यू कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, मतलब जो कार्बोकेटायन बना ना वहाँ पे चला जाता है ये टूट कर। ठीक है, और उस वहाँ पे जाके जुड़ जाता है, तो जहाँ से जाएगा वहाँ पे कार्बोकेटायन फिर से बन जाएगा। और ये तभी होगा जब वो ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब कि जो अगर पुराने से ज़्यादा स्टेबल होगा तो रीअरेंजमेंट होगा, मतलब कि तभी होगा जब पुराने से ज़्यादा स्टेबल होगा। चलो इसको समझते हैं अगले पेज पर। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, ये एक आपका है, ठीक है, CH3, CH और CH3 इस तरह से कार्बन है। यहाँ पे ये देखो CH2 जुड़ा है, इससे डायरेक्टली जुड़ा है क्लोरीन, ठीक है, Cl, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, चलो लेके निकल गया, तो बनेगा क्या, ये तो एज इट इज रह जाएगा, तो ये एज इट इज रह गया। ठीक है, और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, CH2 पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों, क्यों, यहाँ की इसका इलेक्ट्रॉन भी लेके भाग गया ना, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट था, इसका इलेक्ट्रॉन भी लेके भाग गया क्लोरीन। ठीक है, लेके चला गया, तो ये कार्बोकेटायन जो बना है, तो ये देखो तो कैसा कार्बोकेटायन बना है। इस कार्बोकेटायन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच हैं, एक ही कार्बन अटैच है ना, इससे डायरेक्टली अटैच एक ही कार्बन है, तो ये कैसा कार्बोकेटायन है, प्राइमरी कार्बोकेटायन है, जो कि लेस स्टेबल है। टर्सियरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सियरी आपको पता होगा, टर्सियरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, GOC का पूरा है ये। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट वाली बात होती है कि ये जो कार्बोकेटायन है तो ये कैसे फुलफिल हो सकता है, कोई अगर मतलब कि कोई न्यूक्लियोफाइल आए और यहाँ पे जुड़ जाए, तो न्यूक्लियोफाइल करता क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन इसके से इसको देता है, उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है, वो इसको इलेक्ट्रॉन देता है और इसके साथ बॉन्ड बन जाता है। एक्चुअली इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, और इसके वैकेंट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसका इलेक्ट्रॉन जो बीच में बॉन्ड बन जाता है, जो भी न्यूक्लियोफाइल आता है। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे देखो तो ये प्राइमरी है, तो क्या सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन सकता है, क्या पॉसिबल है इसी में, तो ऐसा हो सकता है। देखो यहाँ पे जो इस कार्बन, इसके एडजेसेंट वाले, मैंने अभी देखा था ना, इस कार्बोकेटायन के जो एडजेसेंट वाले कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, क्या है ये,
आर ग्रुप है, हमने देखा था ना, एच हो, हाइड्रोजन हो डायरेक्टली इससे जुड़ा, या फिर फिनाइल ग्रुप हो, या फिर CH3 डैट इज आर ग्रुप हो, तो यहाँ पे आर ग्रुप है। तो आर ग्रुप क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, ये भी ऐसा ही करेगा, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये लेके निकल गया, ठीक है, लेके निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, यहाँ से लेके निकल गया। और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके निकला तो इसके साथ बॉन्ड बना लिया, मतलब ये CH2 कैसा बन जाएगा, देखो ये CH2 जो है यहाँ पे है CH2, इसके साथ CH3 ये वाला जाके जुड़ गया, ये वाला ये है, ठीक है, और ये CH2 ये वाला है, इसके साथ ये जाके इस तरह से जुड़ गया, और जहाँ से गया वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस तरह से ये कार्बन भी है, ठीक है। तो ये टर्शियरी कार्बोकेटायन बनना, देखो तो इस कार्बोकेटायन, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इससे डायरेक्टली कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, तो ये टर्शियरी कार्बोकेटायन बनना जो कि ज़्यादा स्टेबल है ना प्राइमरी से, तो कार्बोकेटायन यहाँ पे बनेगा, मतलब रीअरेंजमेंट यहाँ पे होगा, जब कार्बोकेटायन बना है तो रीअरेंजमेंट यहाँ पे होगा, मतलब यहाँ पे इसमें क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अब रीअरेंजमेंट हुआ, अब उसके बाद जाके यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, जैसे कि ये बना था ना, तो हम क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करा देते। तो न्यूक्लियोफाइल तब तक अटैक नहीं करेगा जब तक कि मोस्ट स्टेबल इसे नहीं मिल जाता, अगर मोस्ट स्टेबल इसी में मिल जा रहा है तो फिर इसमें इसी में रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ भिड़ेगा, मतलब जाएगा, इधर उधर शिफ्टिंग होगा, ठीक है, ताकि मोर स्टेबल बने, और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके टर्शियरी कार्बोकेटायन से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रोडक्ट बनने जाएगा आपका, ठीक है। और हम देखते हैं अगला था एक ब्रिज हेड कार्बन, जो कि कभी भी SN1 रिएक्शन शो नहीं करता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले आपको जानना होगा ब्रेड्स रूल, ठीक है। ब्रेड्स रूल क्या कहता है, ये कहता है कि ब्रिज हेड कार्बन जो होता है कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं हो सकता, sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं हो सकता। sp2 हाइब्रिडाइज होने का मतलब है कि प्लेनर होना, ठीक है, और प्लेनर ये कभी हो नहीं सकता। अब जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा ही नहीं, जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा नहीं, डेट इज कार्बोकेटायन बनेगा नहीं, तो वहाँ पे क्या अटैक होगा किसी न्यूक्लियोफाइल का, नहीं, वो आएगा ही नहीं, जुड़ेगा ही नहीं, ठीक है। ये कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता ही नहीं है। जैसे कि इसमें एग्जांपल देखो, ये एक बेंजीन मतलब कि रिंग है, ठीक है, बेंजोइड रिंग है, जिसमें बेंजीन तो ऑब्वियसली बेंजीन नहीं है, मतलब कि हेक्सेन रिंग है, ठीक है, जिसमें कि इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है एक ये, ठीक है, ब्रिज है, पूल जैसा देख रहे हो ब्रिज, यहाँ पे एक एक्स जुड़ा है डेट इज हेलो अल्केन, ठीक है, अरे भाई अल्के हेलो ग्रुप जुड़ा है डेट इज, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन ये सब, ठीक है। अभी ये मान लो गया तो गएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा अपना भी और इसका भी, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो देखो, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, डेट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन डेट इज प्लेनर स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन ये कभी भी प्लेनर होता ही नहीं है, ठीक है। ब्रिज हेड कार्बन कभी भी प्लेनर नहीं हो सकता, ये एकदम रिजिड होता है, ठीक है, काफ़ी कठोर होता है ये सब स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हो गया ब्रिज हेड कार्बन, जो कि यहाँ पे +2 मतलब कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसीलिए कार्बोकेटायन तो बन रहा है, दिख रहा है, लेकिन sp2 कभी हाइब्रिडाइज्ड हो ही नहीं सकता ब्रिज हेड कार्बन। और यहाँ पे प्लस sp2 हाइब्रिडाइज दिख रहा है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, होगा ही नहीं ये वाला, ठीक है, ये स्टेप होगा ही नहीं, मतलब, ठीक है, तो ये बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे कभी भी SN1 रिएक्शन नहीं होगा, कभी भी, ठीक है। तो ये ट्रू फॉल्स में आपको आ सकता है, कभी भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि SN1 रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, मतलब क्या फैक्टर्स यहाँ पे कहने का मतलब है, कब SN1 रिएक्शन तेज होगा, कब एकदम स्लो हो जाएगा, कब ज़्यादा फास्ट होगा, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक है, यू प्रभा SC और BSc सॉरी OBC प्लीज़ टेल, कोई लड़का है या कोई टीचर है पूछ रहा है एक लड़की से, ठीक है, यू प्रभा मतलब तुम प्रभा, SC हो या फिर OBC हो, तुम किस कास्ट से, OBC या फिर SC और OBC, प्लीज़ बताओ टेल, ठीक है। तो इसमें ट्रिक क्या हमने निकाला है, देखो, यू से अनसैचुरेशन एट अल्फा कार्बन, यू से अनसैचुरेशन एट अल्फा कार्बन, यू बी से अनसैचुरेशन एट बीटा पोजीशन, ठीक है, बीटा पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है, बीटा कार्बन नहीं है, बीटा कार्बन ही मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पे HA से क्या है, हेट्रो एटम अटैच टू अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच है हेट्रो एटम, ठीक है। सब बातें ध्यान से सुनते जाओ, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ डिटेल में, ठीक है। AC से स्टेबल कार्बोकेटायन, ठीक है। BC से वो जो बीटा कार्बन है वही कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, बीटा कार्बन इज कार्बोनिल ग्रुप।
PS से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, L से लिविंग ग्रुप, ठीक है। चलो सारी चीज़ें डिटेल में देखते हैं। अनसैचुरेशन एट अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, हेटेरोएटम, ठीक है, सारी चीज़ें। अब देखो यहाँ पे पहला अनसैचुरेशन एट अल्फा कार्बन। अनसैचुरेशन अगर अल्फा कार्बन पे होगा तो एकदम जो रिएक्शन होगा SN1 रिएक्शन वो सबसे स्लो हो जाएगा, ठीक है। या यूँ बोलो कि वो पार्टिसिपेट होगा ही नहीं वो रिएक्शन, ठीक है। जैसे देखो अल्फा कार्बन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है इस कार्बन से, ठीक है, इस कार्बन से जुड़ा है क्लोरीन। तो फंक्शनल ग्रुप या फिर जो भी यहाँ पे जो भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं डायरेक्टली जो इससे जुड़ा पहला कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा, ठीक है। अल्फा कार्बन होगा, इसका नेक्स्ट प्ला होगा बीटा कार्बन, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़े होते हैं वो होता है अल्फा कार्बन, ठीक है, उसका नेक्स्ट होता है बीटा कार्बन। यहाँ पे अल्फा कार्बन है, जिसे देखो यहाँ पे अल्फा कार्बन है, इससे डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे दो बॉन्ड है ना। एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, आपको पता होगा ये चीज़, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे ये बॉन्ड क्या टूटेगा, जिससे क्लोरीन क्या यहाँ से भाग पाएगा, क्या होगा ऐसा। तो SN1 रिएक्शन यहाँ पे स्लो होता है, पार्टिसिपेट होगा ही नहीं। क्लोरीन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों जो बॉन्ड बना रखा है इस कार्बन के साथ, अल्फा कार्बन से जुड़ा है क्लोरीन जो है, वो कभी भी लेके भाग ही नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कहेगा कहाँ जब भी भागे लगेगा तो ये बोलेगा कहाँ लेके भाग रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो ये जो आप देख रहे हो इस पे क्या है, ये मतलब लोन पेयर है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। लोन पेयर, सिंगल और डबल, मतलब रेजोनेंस जैसा कुछ दिख रहा है क्या, तो रेजोनेंस हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाता है, माइनस यहाँ पे आ जाता है, जिससे कि यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है क्लोरीन, ठीक है। तो मतलब रेजोनेंस हो जाता है, रेजोनेंस होने की वजह से हर जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है, हर जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। और पार्शियल डबल बॉन्ड C और X के बीच में जब बन जाता है, डबल बॉन्ड हो गया ना यहाँ पे, इस वजह से क्या होता है, बॉन्ड टूटना आसान नहीं है, दैट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। और एक्चुअली ये है क्या, C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे C, ठीक है, यहाँ पे C नहीं है, सॉरी, कोई भी X जुड़ गया डायरेक्ट, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C और फिर एक C होता है, ठीक है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड C से डायरेक्टली कोई जुड़ा है, ये क्या है, विनाइल ग्रुप है, ठीक है, विनाइल। और ये वाला क्या होता है, अलाइल ग्रुप होता है, हम अभी देखेंगे, ठीक है। एक्चुअली इसका मेन है ये, यहाँ पे देखो विनाइल क्लोराइड है एक्चुअली, है ना, विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड का SN1 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, विनाइल क्लोराइड का SN1 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है, विनाइल क्लोराइड डज नॉट पार्टिसिपेट इन SN1 रिएक्शन बिकॉज यहाँ पे जो क्लोरीन है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं जा पाता है, बॉन्ड टूटना आसान नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है बिटवीन C एंड X, ठीक है, इसलिए नहीं होता है। सेम केस विद द हैलोअरीन, ठीक है। हैलोअरीन्स क्या होते हैं, C डबल बॉन्ड C और डायरेक्टली जुड़ा है कोई हालोजन, ठीक है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि C डबल बॉन्ड C डेट इज विनाइल जैसा कुछ दिख रहा है ना, विनाइल जैसा, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड C और उससे डायरेक्टली जुड़ा है कौन, हैलोजन ग्रुप, ठीक है। तो वो पार्शियल डेवलपमेंट फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है, रेजोनेंस हो जाएगा और यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो हैलो अरेंज डू नॉट शो SN1 रिएक्शन, क्यों, क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन C एंड X विल नॉट ब्रेक। जो पार्शियल डबल बॉन्ड होता है कार्बन और X के बीच में वो बन जाता है, वो टूट नहीं पाता, ठीक है, जिससे यहाँ पे विनाइल हेलाइड है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे हेलोजन ग्रुप हो सकता है क्लोरीन हो, ठीक है, हो सकता है ब्रोमीन हो, विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल क्लोराइड, ठीक है, इस तरह से। सेकेंड पॉइंट है हमारा अनसेचुरेशन एट बीटा कार्बन। बीटा कार्बन मतलब कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन जुड़ा है वो अल्फा और नेक्स्ट कार्बन उसका होता है बीटा। तो पहले हमने देखा विनाइल, अब देखते हैं अलाइल। तो विनाइल क्या था, C डबल बॉन्ड C और डायरेक्टली जुड़ गया कोई फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब अलाइल क्या होता है, C डबल बॉन्ड C फिर वो C, उसके बाद कोई जुड़ेगा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया अलाइल, ये हो गया विनाइल, ठीक है, ये हो गया विनाइल, ठीक है, विनाइल, और एक हो गया ये अलाइल, ठीक है। तो जिस फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो हो गया अल्फा कार्बन, उसका नेक्स्ट कार्बन होता है बीटा कार्बन। तो यहाँ पे बोल रहा है अनसेचुरेशन एट बीटा कार्बन, मतलब कि नेक्स्ट कार्बन उसका, ठीक है, इस कार्बन को छोड़ के इसका कार्बन पे, ठीक है। तो यहाँ तो लग रहा है कि क्लोरीन आराम से लेके भाग जाएगा, ठीक है, क्यों लेके भाग जाएगा, देखो यहाँ पे SN1 रिएक्शन फास्ट होता है क्योंकि कार्बोकेटाइन जो बनता है वो स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पे पहले रेजोनेंस नहीं हो रहा है, लेकिन जब कार्बोकेटाइन बन जाएगा उसके बाद रेजोनेंस होगा, मतलब जब भाग जाएगा उसके बाद रेजोनेंस होता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन, तो यहाँ पे जो इसके पास मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये भाग जाएगा यहाँ पे, एक्चुअली जब जाएगा छोड़ के जाएगा यहाँ पे, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इस पर अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा
और जब अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड दिख रहा है तो पॉजिटिव सिंगल और डबल, तो मतलब सिग्मा, सॉरी पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो रेजोनेंस का एक चीज़ दिख रहा है ना आपको, ये रेजोनेंस तो होगा यहाँ पे, ठीक है। जब रेजोनेंस होता है तो पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। अब पार्शियल डबल बॉन्ड आता है रेजोनेंस की वजह से तगड़ा स्टेबिलिटी आ जाती है ना, कार्बोकेटाइन जो बना यहाँ पे जाने की वजह से, तो यहाँ पे रेजोनेंस होने लगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो ये शिफ्टिंग होता है बॉन्ड का यहाँ पे ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जहाँ पे जाएगा तो बॉन्ड डबल बन जाएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो छिप जाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल है ना इसके पास, तो ये कुछ इस तरह से इधर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन जो बनता है वो हाईली स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, और इस वजह से कार्बोकेटाइन फॉर्म इज स्टेबल एंड यहाँ पे SN1 रिएक्शन काफ़ी तेज होता है, ठीक है। सेम एग्जांपल यहाँ पे भी ऐसे ही है, जैसे कि देखो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, फिर वो अगला सी आया, ठीक है। उसके बाद कोई फंक्शनल मतलब कि फंक्शनल ग्रुप डेट इज ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ओवरऑल बेंजाइल है ना, सी डबल बॉन्ड सी फिर सिंगल बॉन्ड सी, तो किसके जैसा है, अलाइल जैसा है, जो कि सिंगल मतलब कि स्ट्रेट चैन वाला अलाइल था उसी के जैसा है, बस ये रिंग में आ गया है। तो सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, उसके बाद कोई जुड़ा है, डेट इज़ जो ये ब्रोमीन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। अल्फा कार्बन के नेक्स्ट होता है बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये बॉन्ड तो आराम से टूट सकता है, मतलब फिर ब्रोमीन भाग सकता है, यहाँ से ब्रोमीन लेके भाग जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या होगा, ये वाला जो है बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ पे चला जाएगा, इस कार्बन और इस कार्बन में है ना ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ से ये इस कार्बन को छोड़ के ये कार्बन के बीच चला जाएगा। मान लो कि 1 2 3 है, तो 1 2 के बीच में है तो 2 3 के बीच में चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। शिफ्ट यहाँ पे हो चला जाता है, ये बॉन्ड बियर चला गया, तो इस तरह से रेजोनेंस हो जाता है। तो जो बेंजाइल ब्रोमाइड है, जो बेंजाइल ये क्या है, ये बेंजाइल है, बेंजाइल ग्रुप बेंजाइल ब्रोमाइड, तो बेंजाइल ब्रोमाइड सोज फास्टर SN1 रिएक्शन, क्यों, क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस एंड स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, रेजोनेंस की वजह से कार्बोकेटाइन जो बनता है, मतलब रेजोनेंस की वजह से कार्बोकेटाइन जो बना है वो हाईली स्टेबलाइज्ड होता है, ठीक है। यही वो स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड यहाँ पे बना है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट, दैट इज हेट्रोएटम अटैच टू अल्फा कार्बन, ठीक है। अल्फा कार्बन से कोई हेट्रोएटम अटैच है, अल्फा कार्बन क्या है आपको पता है, तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन फास्ट होता है, कैसे होता है देखो। अब देखो यहाँ पे ये सेम टू सेम ऊपर वाला आपने देखा ना, ऊपर वाला आपने देखा जो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन पे अनसैचुरेशन था, ये सेम उसी के जैसा कुछ है। देखो यहाँ पे हेट्रोएटम क्या होते हैं, हेट्रोएटम कोई भी एटम है, ठीक है, जिसके पास लोन पेयर है, ठीक है। लोन पेयर है इवन आफ्टर ऑक्टेट कंप्लीशन, मतलब वो बॉन्ड बना चुका है, उसका ऑक्टेट बेचारा के कंप्लीट है, उसके बाद उसके पास लोन पेयर बचा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोएटम, ठीक है। और यहाँ पे SN1 रिएक्शन काफ़ी तेज़ होता है, फास्ट होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन जो बनता है वो स्टेबल होता है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग एंड रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से, बैक बॉन्डिंग की वजह से भी। चलो समझते हैं वो दोनों चीज़ें। जैसे कि यहाँ पे देखो हैलोजन जुड़ा है, ठीक है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो होता है अल्फा कार्बन, उसका नेक्स्ट कार्बन नहीं है, यहाँ पे क्या है, हैल हैल मतलब ये हेट्रोएटम जुड़ा है, ठीक है। अल्फा कार्बन से जुड़ा है हेट्रोएटम, ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इसके पास तो लोन पेयर है, ठीक है। इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिया हमने, 2 को पार्टिसिपेट किया बॉन्ड फॉर्मेशन में, और 2 को 2 पेयर ऐसे ही बचा हुआ है, लोन है, ठीक है, लोन पेयर। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग होता है। बैक बॉन्डिंग क्या होता है, एक होता है, देखो एक होता है, एक लोन पेयर हो गया एक ऊपर, ठीक है, और उसके जस्ट बगल जिसके साथ वो बॉन्ड बना रखा है, ठीक है, मान लो कार्बन है, इसके पास जो बॉन्ड बना रखा है, एक के पास लोन पेयर है, और जो एक का पास एक क्या है, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल है ना। एक्चुअली देखो जब एक्स जाएगा लेके भाग जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो भैया कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा इसको, ठीक है। बैक बॉन्डिंग इसी को बोलते हैं, दो एक दूसरे से जुड़ा हुआ जो मतलब कि बॉन्ड जो पहले से बन रखा है उसके बाद देता है, ठीक है, पहले से बॉन्ड बना रखा है उसके बाद भी जो लोन पेयर है वो शिफ्ट हो जाता है, चला जाता है, डोनेट कर देता है अपने एडजेसेंट कार्बन हो चाहे जो भी ग्रुप हो, ठीक है, उस एटम के वैकेंट ऑर्बिटल में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी वही काम कर रहा है, ये कार्बोकेटाइन बनना, तो इस वजह से जो लोन पेयर है ये चला जाता है इसमें, तो ये रेजोनेंस हुआ। और ऐसा क्यों जाता है ये एक्चुअली, तो प्लस CH3 जो है आपको पता होगा कि प्लस आई इफेक्ट शो करता है, डेट इज प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब
ये इलेक्ट्रॉन खींचता नहीं है बस, बल्कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ढकेलेगा इसको, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा बढ़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन सहन नहीं कर पाएगा, ये इसको दे देगा, ठीक है। तो इसमें चला जाता है, तो बैक बॉन्डिंग हो गया। और बैक बॉन्डिंग भी हो गया, और दूसरा चीज़ भी आप देख सकते हो, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और प्लस चार्ज, दैट इज रेजोनेंस का भी चीज़ यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ हो गया, बैक बॉन्डिंग भी रेजोनेंस की वजह से हाईली स्टेबल हो जाता है जो कार्बोकेटाइन बनता है, और इस वजह से यहाँ पे रिएक्शन काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है। बैक बॉन्डिंग समझ में आया ना। बैक बॉन्डिंग मतलब जो दो एटम जुड़े होते हैं, तो एक के पास होता है लोन पेयर और एक के पास होता है वैकेंट ऑर्बिटल। तो जो लोन पेयर होता है वो अपने एडजेसेंट वाले जो भी है का एटम, उसके वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उड़ के चला गया, तो ये बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज बैक बॉन्डिंग। अब हम आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन। देखो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा भाई मेरे, उतना ही फास्ट SN1 रिएक्शन होगा, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे CX है, ठीक है। ये क्या है, CH3 और X, डेट इज यहाँ पे हमारे पास मिथाइल है, ठीक है। मिथाइल हाइड्रोजन है, मिथाइल हेलाइड है, ठीक है। तो X जाएगा तो ये क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बना। तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, इस तरह से मतलब कि क्या हो गया, कार्बोकेटाइन जो है इसकी मतलब कि हाइपर कंजुगेशन वाली सिचुएशन बन रही है ना, हाइपर कंजुगेशन वाली सिचुएशन बन रही है। तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे जो बना है वो स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा है, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना ज़्यादा वो रेस मतलब कि SN1 रिएक्शन शो करेगा। जैसे कि चलो अगले एग्जाम्पल से समझो। और अगले एग्जाम्पल से समझने से पहले आप ये भी ध्यान रखो, आरोही, आरोही स्टूडेंट के लिए है, जो आरोही है हम लोग के लिए, जो स्टूडेंट है आप लोग, ठीक है। और उसके लिए आरोही कौन है, आरोही इज नॉट द आरोही ऑफ द मूवी, ठीक है। आरोही मतलब A से एरोमेटिसिटी, R से रेजोनेंस, H से हाइपर कंजुगेशन, I से इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। और O इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। आरोही एरोमेटिसिटी जो होता है वो मोस्ट स्टेबिलिटी को बताता है, रेजोनेंस उसके बाद सेकंड फैक्टर है, हाइपर कंजुगेशन थर्ड फैक्टर है, एंड इंडक्टिव इफेक्ट सबसे लोअर फैक्टर है, ठीक है। अगर है मतलब ये स्टेबिलिटी देखना हुआ तो पहले कौन से रूल पे हम देखेंगे, पहले एरोमेटिसिटी हो और देखेंगे कि एरोमेटिक तो कंपाउंड नहीं है, अगर एरोमेटिक हो गया मतलब कि ज़्यादा स्टेबल होगा, अगर रेजोनेंस भी हुआ तो भी उससे ज़्यादा ये वाला होता है, ठीक है। ये बात है, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं टर्सियरी अल्काइल हेलाइड। अगर कोई अल्काइल हेलाइड है, ठीक है, अल्काइल हेलाइड टर्सियरी है, और एक है सेकेंडरी है, और एक प्राइमरी, और एक है मिथाइल हेलाइड सिंपल, जो कि हमने पिछले भी पेज पर देखा मिथाइल हेलाइड था, ठीक है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, टर्सियरी अल्काइल हेलाइड, ठीक है। फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर सबसे कम ये होगा। स्टेबिलिटी की बात करें तो देखो, एज कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज हाइपर कंजुगेशन। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, ठीक है। कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी वो इंक्रीज कर रही है इस डायरेक्शन में ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, डेट इज नो बॉन्ड रेजोनेंस, आपको नहीं पढ़ा होगा, डेट इज GOC में, ठीक है। एंड इंडक्टिव इफेक्ट, अब इंडक्टिव इफेक्ट भी यहाँ पे शो करता है, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट, जैसे CH3 ग्रुप जुड़ा हो तो CH3 शो करता है ना। टेंडेंसी टू SN1 रिएक्शन इंक्रीजेज, जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, ठीक है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा इंक्रीज होती है जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है। SN1 रिएक्शन उतना ज़्यादा ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, अल्का हैलाइड ग्रुप हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, ठीक है। इस हाइड्रोजन से डायरेक्टली कौन जुड़ा है, ये डेट इज ये कौन है, फिनाइल है, ये भी फिनाइल, ये भी फिनाइल, ठीक है। फिनाइल ग्रुप जुड़ा है। तो यहाँ पे देखो तो कुछ दिख रहा है, रेजोनेंस वाली चीज़ दिख रही है, इस कार्बोकेटाइन, ये कार्बन है, इससे अगर ये हाइड्रोजन भाग जाएगा तो इस पर कार्बोकेटाइन बनेगा, डेट इज पॉजिटिव चार्ज बनेगा, है ना। अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज बनता है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो पॉजिटिव बॉन्ड, पॉजिटिव हो गया, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो डबल सिंगल पॉजिटिव, तो मतलब कि यहाँ पे रेजोनेंस होगा, सेम यहाँ पे भी हुआ बात, तो ही बात सेम यही पे बात, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, तो रेजोनेंस हो गया। तो तीन तरफ से रेजोनेंस हो रहा है, तीन तरफ से मतलब कि तीन तरफ से रेजोनेंस हो रहा है। और इसमें देखो तो ये कार्बोकेटाइन भी बनेगा, तो तीन तरफ से, इधर से भी रेजोनेंस, इधर से भी रेजोनेंस, इधर से हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। इसमें क्या है, एक तरफ से रेजोनेंस, ठीक है। तो जो रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे तीन तरफ से हो रहा है, यहाँ पे दो तरफ से हो रहा है, यहाँ पे एक तरफ से। तो जो ज़्यादा हो रहा है रेजोनेंस, तो ये ज़्यादा फैक्टर हो गया, ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कार्बोकेटाइन जो बनेगा, ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा देन फिर दिस कार्बन कार्बोकेटाइन, फिर दिस, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीजेज इन दिस डायरेक्शन, इसलिए SN1 रिएक्शन इसमें ज़्यादा तेज़ी से होगा, ठीक है। जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल उसका SN1 रिएक्शन फास्ट, सिंपल भाई, ठीक है। अब अगला देखो,
बीटा कार्बनिज कार्बोनिल ग्रुप, हमने बीटा कार्बन क्या देखा था, बीटा कार्बन नहीं मतलब जो बीटा पोजीशन था, या फिर अल्फा कार्बन से डायरेक्टली जो जुड़ा था कोई हेट्रो एटम, तो वहाँ पे SN1 रिएक्शन फास्ट हुआ था, ठीक है। SN1 रिएक्शन काफ़ी फास्ट हुआ था। लेकिन यहाँ पे है बीटा कार्बनिज कार्बोनिल ग्रुप, या फिर अल्फा कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा जो कार्बन है, अगर वो बीटा कार्बन है, मतलब बीटा कार्बन है, या फिर इसे बोलो कि जो अल्फा कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ मतलब कोई ग्रुप है, अगर वो कार्बोनिल ग्रुप है तो रिएक्शन स्लो हो जाता है। कैसे स्लो हो जाता है और देखें, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे हेलोजन जिस कार्बन मतलब जो हेलोजन यहाँ पे क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन हो गया, उसका नेक्स्ट कार्बन है यहाँ पे ये बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन फिर डबल बॉन्ड जुड़ा है, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोनिल, बोलते हैं ना कार्बोनिल, तो कार्बोनिल। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, तो कार्बोनिल का पहला तो चाल ये है कि ये जो है ना इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ शेयर पेयर जो होता है वो उसको खींचता है। देखो क्या होता है एक्चुअली, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन जाएगा, ठीक है, क्लोरीन मान लो चला गया, तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बनेगा ना, यहाँ पे कार्बोकेटाइन ये बनेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना है, इसका मतलब क्या है, इस पे इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी हो गई है, अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। अब ऐसा नहीं है कि इसके पास लोन पेयर है तो इसको देगा नहीं, होता कुछ ऐसा है कि ये अपनी तरफ और इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है। जैसे कि देखो कार्बोकेटाइन ये बना, जाने के बाद ये कार्बोकेटाइन बना, तो कार्बोकेटाइन बना मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, जो ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगता है, तो इस पर और पॉजिटिव चार्ज आने लगता है, ठीक है। मतलब ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट शो करने की वजह से इस पर और पॉजिटिव चार्ज आने लगता है, जिसकी वजह से ये स्टेबिलिटी सी गड़बड़ा जाती है, ठीक है। इसमें रिएक्शन स्लो हो जाता है, क्यों, क्योंकि कार्बोकेटाइन जो बनता है वो लेस स्टेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, 86 पॉइंट है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर होता है तो इसमें रिएक्शन फास्ट होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो पोलर तो आपको समझ में आता है ना, पोलर पोलैरिटी डेवलप हो, मतलब कि एक पटी पॉजिटिव चार्ज हो एक पटी नेगेटिव चार्ज हो। जैसे कि वाटर क्या है, H2O की बात करें तो H2O में क्या होता है, एच पॉजिटिव, ठीक है, O नेगेटिव, ठीक है, और H पॉजिटिव, तो क्या है ये, देखो तो एक पार्टी नेगेटिव एक पार्टी पॉजिटिव है, तो मतलब पोलैरिटी तो डेवलप हो रही है ना। जैसे कि HCl की बात करें, HCl की, तो H पॉजिटिव होता है, ठीक है, H डेल्टा पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। जो बॉन्ड में है इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब कि पोलैरिटी यहाँ पे आ रही है ना, पोलैरिटी आ रही है। और पोलर हो गया इसी वजह से, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पे जो H2 है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। इसी तरह से एग्जांपल है इथेनॉल, मतलब कि जो मिथेन, यहाँ पे इथेनॉल है, ठीक है, इथेनॉल ले लो, मिथेनॉल ले लो, जो भी कोई अल्कोहल वाला हो, ठीक है, वो क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। या फिर कोई CH3COOH हो, ठीक है, कुछ भी इस तरह से जो भी एग्जांपल है ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं एक्चुअली, ये RX बॉन्ड को तोड़ देते हैं। RX बॉन्ड मतलब जिससे अल्काइल ग्रुप, जो भी हाइड्रोजन ग्रुप है डायरेक्टली जिस कार्बन से जुड़ा है, CX बॉन्ड जो होता है उसको तोड़ने में आसानी होती है, आराम से तोड़ देता है। कैसे तोड़ता है देखो, जैसे कि मान लो कि वाटर में डाला गया, जैसे कि RX है उसको वाटर में डाला गया, तो वाटर में डाला गया तो वाटर में क्या है, H पॉजिटिव और O माइनस नेगेटिव, ठीक है, O डेल्टा नेगेटिव है, इस तरह से मतलब कि नेगेटिविटी है ना, पोलर प्रोटिक तो है ना, पोलर पोलैरिटी उसमें है ना, तो वो क्या करेगा, जैसे RX है तो RX में X में क्या आता है, X जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये डेल्टा नेगेटिव होता है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव। जब वाटर डाला जाता है तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है, जैसे X माइनस है, ठीक है, इसमें पॉजिटिव एंड जुड़ता है वाटर का, ठीक है, दैट इज H पॉजिटिव जुड़ जाता है। और इस जो पॉजिटिव इस पार्ट का है, जो मतलब कि अल्काइल हाइड्राइड्स का जो पॉजिटिव पार्ट है उसमें नेगेटिव पार्ट जुड़ता है वाटर का, ठीक है, दैट इज O डेल्टा माइनस। जब ये जुड़ता है तो फाइनली जब ये जुड़ता है तो ये अपनी तरफ खींचता है इसको, ये अपनी तरफ खींचता है, तो ये फाइनल में बीच बॉन्ड में बीच जो है बीच से बॉन्ड टूट जाता है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो बॉन्ड को कमजोर कर देते हैं, और इस वजह से SN1 रिएक्शन फास्ट होता है। SN1 रिएक्शन एक्चुअली फास्ट किस तरह से कर रहा है, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन मतलब जो ये है ना इस ग्रुप को हटाने में तेजी कर रहा है, तेजी ला रहा है, ग्रुप को हटाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये जो लिविंग ग्रुप है डेट इज जो न्यूक्लियोफाइल है उसको हटाने में मदद कर रहा है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपका, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा और है डिटेल में, उसी के बारे में डायरेक्ट उसी का समझो, तो ये है ना लिविंग ग्रुप। अभी मतलब कि जो लिविंग ग्रुप था एक था ना लिविंग ग्रुप, वो एक लिविंग ग्रुप था, तो वो जल्दी जाए, जितना जल्दी जाएगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा। तो वहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालते हैं तो उसको खींचता है, जिसका नेगेटिव
एंड है आर एक्स का, वो वाटर के पॉजिटिव एंड से जुड़ जाता है, डेट इज हाइड्रोजन से, तो वो टूट जाता है आसान से बॉन्ड, ठीक है। सेम यहाँ पे कहानी कुछ ऐसा है, जैसे कि आर एक्स है, ठीक है। आर एक्स में एक्स क्या है, एक्स लिविंग ग्रुप है, जितना जल्दी लिविंग ग्रुप है वो जाएगा उतना जल्दी ओ एच माइनस आएगा, ठीक है। बेटर लिविंग ग्रुप हो गया तो फास्ट होगा SN1 रिएक्शन। लिविंग ग्रुप बेटर कौन होते हैं, कौन आराम से छोड़ सकते हैं, तो देखो अ, आपको पता होगा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं तो वो एकदम आसानी से डिसोसिएट होते हैं ना, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं सॉल्यूशन में, ये क्लास 10th का चीज़ है, ठीक है। जैसे कि HCl है, तो HCl एक बढ़िया एसिडिक एसिड है, जैसे HF एसिड है, बढ़िया एसिड है, क्योंकि ये कम्प्लीटली टूट जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कार्बोनिक एसिड की, या फिर मैं बात करूँ एसिटिक एसिड की, तो ये सब अच्छा से नहीं टूटता। CH3COOH एसिटिक एसिड है, इसे वाटर में डालोगे तो बढ़िया से नहीं टूटता है, ठीक है। तो जब बढ़िया से नहीं टूटता है मतलब कि वहाँ पे रिवर्स रिएक्शन भी होता है, लेकिन जब ये सब है HCl हो गया, HBr हो गया, HI, ये सब हाईली एसिडिक होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है, बढ़िया एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, इस तरह से ये जो है काफ़ी अच्छा एसिड होता है, ठीक है। तो सिंपल फंडा है लिविंग ग्रुप का, कि लिविंग ग्रुप जैसे कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है, तो आयोडीन जो होता है ना बेटर लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो बेटर लिविंग ग्रुप होता है, या फिर यूँ बोलो कि जितना बढ़िया एसिड उतना बेटर लिविंग ग्रुप उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। बेटर लिविंग ग्रुप होने की वजह से आराम से टूट जाता है, जैसे कि एच आई को हम बोलते हैं कि बहुत अच्छा एसिड है देन कंपेयर्ड विथ HCl या HF, ठीक है। HI है जैसे कि, तो साइज यहाँ पे बढ़ता है ना, आई का साइज भी बढ़ता है, ठीक है। साइज बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड है वो कमज़ोर होते जाता है, ठीक है। जैसे कि दो बॉन्ड इलेक्ट्रो दो एटम है, ठीक है, उनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, और दोनों एटम छोटे छोटे हैं, तो उसके बीच में जो बॉन्ड होगा वो काफ़ी अट्रैक्शन होगा ज़्यादा। एक को मान लो बड़का हो गया, ठीक है, एक बड़ा, तो उसके बीच में बॉन्ड है वो भी बड़ा होता है बॉन्ड, तो बॉन्ड जो बड़ा होता है उसमें कम एनर्जी में भी उसको तोड़ा जा सकता है, ठीक है। आई जो है आयोडीन, उसका साइज बढ़ जाता है, तो बॉन्ड का साइज भी इसमें बढ़ा हुआ रहता है, आराम से तोड़ा जा सकता है कम एनर्जी में, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी बहुत कम देना पड़ता है इसको, मतलब ईजिली टूट जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी यहाँ पे लिख रखा है मैंने, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड एनर्जी, डिक्रीज इन बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी घटती जाती है, जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ते जा रहा है तो बॉन्ड एनर्जी घटती जा रही है उसकी, है ना। और अगर यूँ बात करें तो इसका मतलब कि HI जो है मतलब आराम से टूट जाएगा, H और I में बिखर जाएगा, मतलब तुरंत एकदम H पॉजिटिव आयन दे देगा, ठीक है। H पॉजिटिव आयन तुरंत ही दे देगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये अच्छा एसिड है, जितना जल्दी H पॉजिटिव रिलीज कर दे उतना अच्छा एसिड है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना कॉन्जुगेट बेस के बारे में, कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, जैसे देखो HX है, ये क्या है एसिड है, तो उसमें से अगर आप H को हटा दो, ठीक है, H को आप हटा दोगे तो जो बचेगा वो बेस कहलाता है, ठीक है। जैसे कि ये एसिड है, इस एसिड का HX एसिड का बेस क्या होगा, H को हटाने के बाद जो बचेगा वो बेस होगा, ठीक है। एसिडिक के बारे में कैसे पता चलता है, H प्रेजेंट होना, ठीक है, H को हटा दो तो जो बचेगा वो बेस हो जाएगा, जैसे कि HX है, जैसे HCl ले लो, HCl है, ठीक है, HCl में से H हटा दो, H हटा दो बचेगा क्या Cl माइनस, तो Cl माइनस क्या है बेस हो जाएगा, HCl का वो कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा Cl माइनस, ठीक है, तो याद रखना। तो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा तो बिग बेस बेटर इज द लिविंग ग्रुप, अगर स्ट्रॉन्गर एसिड हुआ, ठीक है। जैसे कि इसमें देखो स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, HI स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्यों, क्योंकि इसका जो बेस है वो वीक है। बेस कौन हुआ भाई, अभी मैंने आपको बताया HCl में H को हटा दो, HCl क्या है एक एसिड है, इसमें H हटा दो बचेगा कौन Cl माइनस, तो Cl माइनस एक बेस हुआ, दैट इज कॉन्जुगेट बेस उसको कहते हैं, ठीक है। HCl जो एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है और बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है, ठीक है। इसी तरह से H पॉजिटिव हटा दो तो Cl माइनस बचेगा, तो Cl माइनस जो बचेगा वो एक बेस है, ठीक है। स्ट्रॉन्गर एसिड जैसे कि HI एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है, तो उसका बिग बेस होगा। बिग बेस कौन है इसमें, I माइनस क्या होगा बिग बेस होगा, तो जितना जितना अच्छा बिग बेस होगा वो बेटर इज द लिविंग ग्रुप, बढ़िया बेटर लिविंग ग्रुप है। ऐसे भी याद रखना कि बड़ा साइज होता है बेटर लिविंग ग्रुप है, ठीक है। लिविंग ग्रुप का टेंडेंसी कुछ इस तरह से है ना, I नेगेटिव Br माइनस, ये सब क्या है एक्चुअली, ये सब बेस हैं, ठीक है, ये सब बेस है, कौन सा बेस है कॉन्जुगेट बेस, किसका HI एक एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस ये I हो गया, ठीक है, I नेगेटिव, इस तरह से। अब इस खेल का मेल पढ़ाव आ गया है, डेट इज क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कुछ हैं जो देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अपने ध्यान से देखा हो तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इजी है, ठीक है। क्वेश्चन है एज्यूमिंग नो अदर चेंजेस व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डबलिंग बोथ द कंसंट्रेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड एंड द न्यूक्लियोफाइल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन है जिसे दे रखा है CH3 तीन गो है, ठीक है, CBr
मतलब ये दे रखा है सी से जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, सी से जुड़ा हुआ है CH3 CH3 CH3, ठीक है, सी है CH3 CH3 CH3, एक बड़ी ब्रोमीन जुड़ा है, तो मतलब ब्रोमीन जाने वाला, ठीक है, ब्रोमीन जाएगा, क्लोरीन आएगा, Cl- आएगा, ठीक है। तो रिएक्शन हुआ तो कुछ इस तरह से हुआ है, ठीक है। तो क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है ना, ब्रोमीन से स्ट्रॉन्ग है, तो क्लोरीन आ सकता है, तो क्लोरीन यहाँ पे आएगा, तो क्लोरीन आ गया, ठीक है, जुड़ गया, अब हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम डबल कर दें कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड ये वाला है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दें, ठीक है, अल्काइल हेलाइड का, और न्यूक्लियोफाइल का भी, न्यूक्लियोफाइल जो आने वाला है उसको भी, तो क्या होगा रेट्स, क्या पूछा है भाई, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डबलिंग द बोथ कंसंट्रेशन, डबल रेट हो जाएगा डबल, ठीक है, रेट क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। एक्चुअली इसमें मेन है कि सिर्फ हाइलो अल्केन पे ही डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल तो डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल को बढ़ाओ ना बढ़ाओ से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अभी हमने SN1 रिएक्शन देखा है, ठीक है, उसमें हाइलो अल्केन में ही डिपेंड करता है, ठीक। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिंपली डिपेंड करेगा किस पे, हाइलो अल्केन पे, हाइलो अल्केन का जो सा मतलब कि कंसंट्रेशन है उसको डबल कर दिया है, ठीक है, डबल कर दिया, इसीलिए डबल हो गया एलोकेन, तो दो गुना हो जाएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाएगा, ठीक है, पहले रेट ऑफ रिएक्शन से। ओफो नहीं दिखा, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, ठीक है, डबल करने से, क्योंकि एलोकेन में ही डिपेंड करता है सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टू वार्ड SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में हमें कौन बताना है कि अरेंज करना है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि जो पहले ज़्यादा रिएक्टिव करता है, जो ज़्यादा रिएक्शन करता है, SN1 रिएक्शन ज़्यादा अच्छा से शो करता है, उसको पहले लिखना है। तो ये तो पता चलेगा स्टेबिलिटी से, है ना। अब जो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतना ज़्यादा बढ़िया SN1 रिएक्शन शो करेगा। जैसे कि पहले एग्जांपल में देखते हैं, तो अल्काइल ग्रुप, ये हाइड्रोजन जुड़ा है इस कार्बन से, अल्फा कार्बन से नेक्स्ट कार्बन है बीटा कार्बन, मतलब SN1 रिएक्शन तो होगा। अब जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा, फिर रेजोनेंस होगा, ठीक है, पॉजिटिव सिंगल और डबल, मतलब रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, रेजोनेंस हो रहा है। इसकी बात करते हैं, तो ये पॉजिटिव जाएगा, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बीटा पे है डबल बॉन्ड, दैट इज अनसैचुरेशन, ठीक है। साथ ही साथ अल्फा कार्बन पे एक CH3 यहाँ पे जुड़ा होगा, ठीक है, CH3 जो कि क्या शो करेगा, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन के साथ साथ रेजोनेंस भी हो रहा है, दो चीज़ यहाँ पे, दो फैक्टर आया। इसकी बात करते हैं, ये जो कार्बोकेटायन है यहाँ पे देखो, ये कार्बोकेटायन इस कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली ब्रोमीन, ब्रोमीन जाएगा तो ये कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन सिंगल डबल, तो अल्फा बीटा, तो मतलब यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस होगा, ठीक है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा ये। यहाँ पे देखो ब्रोमीन, ब्रोमीन जाएगा तो यहाँ पे ये कार्बोकेटायन बनेगा, तो ब्रोमीन डायरेक्टली किससे जुड़ा है, विनाइल से, ये देखो तो C डबल बॉन्ड C, और उससे डायरेक्टली जुड़ा है ब्रोमीन, तो ये टूट पाएगा क्या, नहीं टूट पाएगा। क्यों नहीं टूट पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन के पास क्या है, अनपेयर्ड मतलब कि इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ब्रोमीन के पास, जैसे कि क्लोरीन के पास होता है, सेम उसी ग्रुप का है ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसे प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्चुअली टूटेगा ही नहीं, ठीक है, अनसेचुरेशन है अल्फा पोजीशन पे, ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं डबल बॉन्ड के कारण, ठीक है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे आ जाएगा रेजोनेंस की वजह से। जैसे कि यहाँ पे लोन पेयर आ गया, लोन पेयर सिंगल डबल, तो रेजोनेंस होगा तो ये टूटेगा ही नहीं, सबसे स्टेबल यानी कि सबसे कम तो ही शो करेगा, सिंपल रिएक्शन शो करेगा ही नहीं, ठीक है, सबसे लास्ट में एस आएगा। सबसे तेजी कौन होगा, यहाँ पे रेजोनेंस के साथ साथ शो कर रहा है हाइपर कंजुगेशन, तो क्यू सबसे टॉप में, ए सबसे नीचे, ठीक है, क्यू सबसे टॉप, ए सबसे नीचे, बचा पी और क्यू। तो पी और क्यू में क्या है, पी और क्यू में जो क्यू है, जैसे देखो पी बचा कौन, ये पी और आर में, तो पी और आर में बात करते हैं, तो आर में देखो तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, चला गया इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज सिंगल, यहाँ पे डबल, तो बीटा कार्बन है, यहाँ पे बीटा कार्बन पे नियन सेचुरेशन है, तो डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस भी शो कर रहा है। साथ साथ में ये क्या है, एक मतलब कि यहाँ पे हिंडरिंग ग्रुप है यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है, तो जितना ज़्यादा हिंडरिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, उतना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा अगर होता है तो उसमें बढ़िया SN1 रिएक्शन होता है, तो ये ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, इसमें आर ज़्यादा शो करेगा देन पी, ठीक है, तो आर ज़्यादा फिर पी, सबसे कम, तो ये समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा इन द फॉलोइंग, सेम चीज़ है, वही रिएक्टिविटी के आधार पर अरेंज करना है, तो सबसे स्टेबल कम से कम ज़्यादा है वो इसको निकालना है। तो सिंपली पहले जो लिविंग ग्रुप है उसको ध्यान में देखो, ब्रोमीन यहाँ पे, तो ब्रोमीन ब्रोमीन यहाँ पे जाएगा, तो इस कार्बन पे क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक है, तो इससे जुड़ा है CH3, CH3 जुड़ा है,
और इधर दो, ये कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़ा है तो दो अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी दो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो दो दो चार और तीन, सात अल्फा हाइड्रोजन हुआ, इससे सात अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा है, रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है, ठीक है। ये वाला जाएगा तो ये कार्बोकेटायन बनेगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है, इससे रेजोनेंस होगा ना, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस भी हो रहा है, इधर से हाइपर कंजुगेशन भी। तो छः वो हाइपर कंजुगेशन है, साथ में रेजोनेंस भी है, ठीक है। और इसमें देखो, जिस ये जो है लिविंग ग्रुप है, इसे अल्फा कार्बन से नेक्स्ट है बीटा कार्बन इज कार्बोनिल ग्रुप, तो ये तो रिएक्शन एकदम सबसे स्लो हो जाएगा, ठीक है, सबसे स्लो यही होगा, ठीक। सबसे लास्ट में इसी को रखेंगे। यहाँ पे देखो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन पे ये ब्रोमीन भाग गया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे CH3 है, मतलब कि 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, बट रेजोनेंस भी साथ में है, इसमें तो कार्बोनिल है, तो ये सबसे लो लो यही होगा, ठीक है। उसके बाद सबसे टॉप में कौन होगा, रेजोनेंस प्लस जो हाइपर कंजुगेशन, ये सबसे टॉप होगा, तो Q सबसे टॉप और R सबसे नीचे, ठीक है। बचा कौन, P और S। तो P में 7 अल्फा हाइड्रोजन, एक में 6 हाइड्रोजन, छः को हो गया अल्फा हाइड्रोजन, तो P सबसे यहाँ पे आ गया और S उसके नीचे, R तो सबसे कम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन विथ AgNO3 और रेट ऑफ एशियन-बर्न रिएक्शन। अब एशियन-बर्न रिएक्शन इसमें ही बताना है कौन सबसे सो ज़्यादा फास्ट करेगा। जैसे कि देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है ये। जैसे ब्रोमीन है, ब्रोमीन छोड़ के जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब रेजोनेंस हो रहा है कंप्लीट रिंग में, तो ये तो एरोमेटिक होगा ना। एरोमेटिक होने का सिंपल फंडा है कि पूरा कंप्लीट साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, साइक्लिक है। दूसरा चीज़ है कि रेजोनेंस होना चाहिए, रेजोनेंस भी हो रहा है। ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो एक पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, दो पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तीन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो सब तो कंडीशन फुल है, फुलफिल है, दैट इज एरोमेटिक, तो होगा, तो एरोमेटिक हो गया। इसकी बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये किधरों से, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं शो कर रहा है यहाँ पे, अगर शो भी कर रहा है तो ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, ठीक है। लेकिन ये नॉन एरोमेटिक है। एरोमेटिक क्या होता है, साइक्लिक होता है, ठीक है, रेजोनेंस होना चाहिए, ठीक है। और एक होता है कि साइक्लिक होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी तो रेजोनेंस होता है उसमें, मतलब होने वाला होता है तो। लेकिन अगर इसमें से ये देखा जाए इसमें, तो ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, नॉन एरोमेटिक है। इसको पहले समझा दूँ तो ये बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो इसमें तो सिंपल ऐसे समझो, तो इसमें हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, ये हाइपर कंजुगेशन, तो इसमें ये जाएगा छोड़ के, तो यहाँ पे चार चार वे पे हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स में है, ठीक है। तो चार हाइपर कंजुगेशन है, अल्फा कार्बन है, हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसमें अगर बात करें तो ये मान लो जाएगा, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, अच्छा पॉजिटिव चार्ज हो गया, कार्बोकेटायन तो बना, तो कार्बोकेटायन सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि रेजोनेंस तो हो रहा है कंप्लीट रिंग में, ठीक है। अच्छा साइक्लिक हो गया, सेकंड पॉइंट की रेजोनेंस भी हो रहा है, साइक्लिक हो रहा है, रेजोनेंस भी हो रहा है। क्या ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, एक दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक हो गया तो सबसे बेकार हो जाता है, एंटी एरोमेटिक हो गया सबसे बेकार हो गया। ये भी मत समझना कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, नहीं, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा सबसे बेकार हो गया, तो ये सबसे नीचे चला जाएगा, ठीक है। उससे टॉप में ये मार देगा, हाइपर कंजुगेशन ही क्यों ना हो, दैट इज नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, साइक्लिक है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ना ही इसमें ऑड पेयर या फिर इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कुछ भी नहीं है, सिंपल साइक्लिक है, दैट इज ये नॉन एरोमेटिक है, तो ये टॉप मार देगा। तो ये टॉप में तो एरोमेटिक वाला होगा, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर सबसे लास्ट में आएगा एंटी एरोमेटिक ही, ठीक है। स्टेबिलिटी का कुछ ऑर्डर इस तरह से है, एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो इस तरह से, सेम क्वेश्चन वही है, स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, ठीक है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो पहला एग्जांपल देखो, आयोडीन यहाँ पे है, ठीक है, आयोडीन छोड़ के जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, सेम उसी के जैसा दिखाना भी, एक पेयर दो पेयर पॉजिटिव सिंगल पॉजिटिव, रेजोनेंस तो दिख रहा है, साइक्लिक भी है, रेजोनेंस भी हो रहा है, बट इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इवन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया, ठीक है, एंटी एरोमेटिक हो गया, तो ये सबसे बेकार हो जाएगा, समझो। यहाँ पे देखो पॉजिटिव, ये जो छोड़ के लेके भाग जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो दो अल्फा इधर से, एक अल्फा इधर से, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, तो एक वो तो रेजोनेंस हुआ ना, सिंगल रेजोनेंस हुआ, ठीक है, सिंगल रेजोनेंस भी हो रहा है, साथ में हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है, रेजोनेंस भी हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये देखो
दो हाइपर कंजुगेशन, चार मतलब कि चार हाइपर कंजुगेशन हुए, ये जोड़ छोड़ के जाएगा तो ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन ओनली हाइपर कंजुगेशन हुआ, नॉन एरोमेटिक हो गया, ठीक है। तो सबसे घटिया तो ये हुआ। सबसे टॉप में कौन मारेगा, जो रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। अब इसमें इसमें रेजोनेंस इसमें हो रहा है, इसलिए टॉप मारेगा, ठीक है, रेजोनेंस। फिर ये, फिर लास्ट में ये चला जाएगा, ठीक है। तो 2 3 1 2 3 1 इसका ऑर्डर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ये वाला क्वेश्चन, जिसमें कि ब्रोमीन जाएगा, ठीक है। ब्रोमीन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो एक सिंगल रेजोनेंस यहाँ होगा, इसी तरह से ये रेजोनेंस यहाँ होगा, डबल दो रेजोनेंस हो रहा है, दो रेजोनेंस हो रहा है, साथ में दो हाइपर कंजुगेशन भी है, प्लस हाइपर कंजुगेशन भी है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये भागेगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना जी, लेके भागेगा इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे सिंगल रेजोनेंस हुआ, 2 अल्फा हाइड्रोजन प्लस 2 अल्फा हाइड्रोजन, सिंगल रेजोनेंस। यहाँ पे डबल रेजोनेंस, दो रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे सिंगल रेजोनेंस हो रहा है, एक रेजोनेंस, ठीक है। और यहाँ पे ये तो बिल्कुल ही नॉन एरोमेटिक, मतलब कि क्या हो गया, ये नॉन एरोमेटिक हो गया, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन, 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ये क्यों नहीं कह देते कि यहाँ पे एंटी एरोमेटिक है, साइक्लिक है, ठीक है। साइक्लिक हो गया, रेजोनेंस भी हो रहा है, इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो हम क्यों नहीं कह देते, तो इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कंप्लीट रिंग में थोड़ी ना हो रहा है। साइक्लिक एरोमेटिक होने के लिए, एरोमेटिक होने के लिए साइक्लिक होना चाहिए, रेजोनेंस भी होना चाहिए, ठीक है। रेजोनेंस तो ऐसे भी हो सकता है, रेजोनेंस जैसे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, रेजोनेंस तो यहाँ पे भी हो रहा है। रेजोनेंस कैसे भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, लेकिन साइक्लिक एरोमेटिक होने के लिए या फिर एंटी एरोमेटिक होने के लिए कंप्लीट रिंग में मतलब कि मतलब कि होना चाहिए, क्या उसको बोलते हैं, कंजुगेशन, इससे डबल सिंगल का कहानी है सब, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, इसलिए क्योंकि कंप्लीट रिंग में नहीं है, ठीक है। कंप्लीट रिंग में नहीं ना, एक बॉन्ड इधर उधर कहीं रहता कि जो पड़ी, जिससे मान लो यहाँ पे रहता, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए इसमें दो रेजोनेंस, सिंगल रेजोनेंस, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं, तो 1 2 3 हो जाएगा, इस तरह से ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिख रहा है, टिक लगा हुआ है लाल कलर से, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे आयोडीन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, सिंपल ही तो समझ में आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा, दो पट्टी से यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो गया, 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। इसमें बात करते हैं, ये जाएगा पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब देखो कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, कहीं तो टूट जा रहा है ना, जैसे कि देखो एंटी एरोमेटिक का कहानी क्या होता है, डबल सिंगल जैसे हुआ था ना वहाँ पे, डबल सिंगल जैसे कि देखो फिर से एक बार देखो, ये वाला में क्या हुआ था, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि एकदम कंप्लीट रिंग में ऐसा चल रहा है, ठीक है। और इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इस तरह से एंटी एरोमेटिक हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कहानी ऐसा है कि पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल सिंगल फिर सिंगल, मतलब कि यहाँ पे डबल होना चाहिए था, फिर यहाँ सिंगल, फिर यहाँ डबल, तब होता। और दो ही रहता तो इवन पेयर होता तो एंटी एरोमेटिक हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो जाएगा, रेजोनेंस होगा, ठीक है। इस तरह से इसका रेजोनेंस होगा, इधर रेजोनेंस होगा, इसका इधर इधर रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो रेजोनेंस दो तरफ से हो रहा है इसमें, तो हाइपर कंजुगेशन भी साथ साथ में हो रहा है और रेजोनेंस भी हो रहा है। इसमें देखो तो इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, लोन पेयर, तो लोन पेयर से देखो तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, पॉजिटिव सिंगल फिर डबल सिंगल फिर लोन, मतलब पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से इसमें क्या हो रहा है, कंप्लीट रिंग में हो रहा है, साइक्लिक भी है, कंप्लीट रिंग में रेजोनेंस भी हो रहा है, ठीक है। और इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या, कि ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखो तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऑड है, अंदर वाला खाली काउंट करेंगे, बाहर वाला नहीं, ठीक है। तो तीन हो गया, तो इवन नहीं होगा, ऑड है, ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से क्या होगा, इसमें साइक्लिक है, रेजोनेंस भी हो रहा है और ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एरोमेटिक हो जाएगा। सबसे स्टेबल ये, फिर ये दो यहाँ पर, मतलब दो ना, ये कंजुगेशन हो रहा है, और इसमें सिर्फ हाइपर कंजुगेशन सबसे लो ही हो जाएगा, सबसे टॉप ही जाएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल हमारे पास है ये वाला, जैसे कि देखो आई जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल लोन पे, मतलब रेजोनेंस हो रहा है, दो रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो दो बार रेजोनेंस हो रहा है, एक बार रेजोनेंस, दो बार रेजोनेंस, ठीक है। इसमें देखो, इसमें एक बार रेजोनेंस खाली हो रहा है, ठीक है, और हाइपर कंजुगेशन तो डेफिनेटली इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। और इसमें देखो तो कुछ नहीं है, सिंपल समझो ऐसे ही, इसमें दो रेजोनेंस है, सिंगल रेजोनेंस में नो रेजोनेंस, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। तो 1 2 3 इसका ऑर्डर तो सेम है, ठीक है।